हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट्स। तो फाइनली आज से हम आपकी +2 के मैथ की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमारी क्या है, पहली क्लास है जिसमें हम आपका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली बच्चों क्या है, ये आपकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो बढ़ते हम अपनी क्लास में और जानते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है। तो बच्चों ये आपका क्या है, एक चैप्टर ओवरव्यू है जिसमें हम क्या है, पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमने क्या है +1 क्लासेस में भी डिस्कस किया था। फिर हम टाइप ऑफ रिलेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बच्चों रिलेशन एंड फंक्शंस तो हमने क्या है आपकी क्लास 11th में भी पढ़ा था। तो स्टूडेंट उसी को क्या है थोड़ा एडवांस करके ये चैप्टर क्या है बना दिया गया है। तो थोड़ा रिमाइंड कॉल करते हैं, ठीक है, कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। उससे पहले हम क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मान लीजिए आपके पास क्या है दो सेट है, एक है आपका सेट ए और एक है आपका सेट बी। तो सरल भाषा में आपको मैं ये बताऊंगी कि आपके सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सेट बी के सभी एलिमेंट्स क्या है उनके साथ एक रिलेशन होगा। मतलब कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी के सभी एलिमेंट्स के साथ उनका रिलेशनशिप होगा। सिंपल भाषा में आप सिर्फ ये समझना। डेफिनेशन क्या कह रही है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का ए एंड बी क्या होता है, वो एक सेट होता है जिसमें हम क्या है सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं जिनकी फॉर्म क्या होती है x इंटू बी। डेफिनेशन समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो देखो बच्चों, पहले हम क्या है इन सभी चीज़ों को छोड़ दो, एग्जाम्पल की तरफ देखो। हमारे पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3। और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 4 5 6। इसका क्या मीनिंग है कि आपका जो सेट ए है, ठीक है बच्चों, जो सेट ए है उसका जो एलिमेंट 1 है उसका क्या है 4 के साथ भी बच्चों रिलेशन होगा, और इसी 1 का 5 के साथ भी क्या है रिलेशन होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं बी के सारे एलिमेंट्स के साथ उनका रिलेशन होगा। तो इसी ही 1 का क्या है बच्चों 6 के साथ भी रिलेशन होगा। सिमिलरली जो सेकंड एलिमेंट है आपका 2, ये 2 एलिमेंट जो आपका सेट ए का है इसका बी के 4 के साथ भी रिलेशन है, 5 के साथ भी रिलेशन है और बच्चों 6 के साथ भी रिलेशन है। तो ऐसे ही जो आपका 3 एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट, उसका भी 4 के साथ रिलेशन है, 5 के साथ भी रिलेशन है और 6 के साथ भी रिलेशन है। तो इसको हम लिखें कैसे, तो पहले मैं आपको एक लिख कर बताती हूँ। हम कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को बच्चों क्या है ए इंटू बी की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ए इंटू बी किसके इक्वल आएगा, तो देखो ऐसे हमने क्या है करली ब्रैकेट लिख देनी है, फिर हमने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। तो पहले हमने क्या किया कि 1 का रिलेशन 4 के साथ है, तो इन दोनों एलिमेंट्स को लिख लो। 1 का रिलेशन 4 के साथ है, ब्रैकेट क्लोज। फिर दूसरा क्या है आपका, यही 1 का रिलेशन 5 के साथ है, ठीक है, तो हम इसको 1 इंटू 5 पे लिखेंगे। फिर बच्चों 1 का रिलेशन आपका 6 के साथ भी है। सिमिलरली हम 2 का रिलेशन 4 के साथ और 2 का 5 के साथ और हमारा 2 6 के साथ भी है। ऐसे ही 3 भी 4 के साथ है, 3 5 के साथ भी है और 3 क्या है 6 के साथ भी है। अब कर्ली ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना है। अब देखो बच्चों, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म, इसको डिनोट करते हैं हम ए इंटू बी में, ठीक है। अब ये देखो कि जो ए होगा, ठीक है, इसमें आपके सारे के सारे ये एलिमेंट्स हैं और बी में आपके ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। और इसको हम क्या है बच्चों, जैसे हमने ये देखो इधर लिखा है कि इसको x इंटू वाई की फॉर्म में लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर बोला है ना, ऑर्डर्ड पेयर अब मैं समझाऊंगी कि क्या होता है। x इंटू वाई की फॉर्म में लिखे, मतलब जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं ना ये सारे के सारे x इंटू वाई की फॉर्म में है। देखिए x आपका 1 है, y आपका 4 है। क्यों, क्योंकि जो a के एलिमेंट है, देखो जो a है, जो आपके x है वो क्या है a को बिलोंग करता है, ठीक है। x इंटू वाई ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब जितने भी आपके x के एलिमेंट्स हैं वो a को बिलोंग करने चाहिए और जो y है वो आपका b को बिलोंग करता है। मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके x हैं
और ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके क्या है बच्चों y है, ठीक है, बिकॉज x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब ऑर्डर्ड पेयर का क्या मीनिंग है, थोड़ा इसके बारे में देखो। ये तो आपको चीज़ बच्चों पता चल गई कि जो एक एलिमेंट है वो सभी के सभी एलिमेंट्स के साथ क्या है रिलेशन रखता है, ठीक है, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, ऐसे ही 2 का भी करोगे आप 4 5 6, ऐसे ही 3 का रिलेशन भी है 4 5 6 के साथ, ठीक है। मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन सेट बी के सभी एलिमेंट्स के साथ हमने कर दिया, और ये हमारा बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो हमने क्या है क्लास 11th में भी डिस्कस किया है। ये आपका थोड़ा रिकैप है। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर का बच्चों क्या मीनिंग है, ऑर्डर पेयर में क्या है देखो। अब इसको हम लिखते हैं ऑर्डर पेयर बच्चों क्या होता है x इंटू वाई। कोई भी एलिमेंट उठा लो, इनमें से कोई भी एलिमेंट उठा लो, मान लीजिए बच्चों मैं 1,4 उठाती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए 1,4 जो है, ठीक है, 1,4 इसका क्या मीनिंग है, 1,4 का क्या मीनिंग है कि आपका जो 1 है, जो आपका 1 है, मतलब जिसको हम ऐसे लिख लो आप 1 ना छोड़ो, कि x जो है वो कर रहे क्या है, x आपका बिलोंग कर रहा है 1 को, क्योंकि ये हमारा x और ये हमारा y ही है ना। x बिलोंग्स टू 1 एंड आप लिखोगे कि जो 1 है बच्चों वो बिलोंग कर रहा है आपका a एलिमेंट को, ठीक है। ऐसे ही जो आपका y है, ठीक है, आप ऐसे लिखो 4 बिलोंग्स टू y, ठीक है, 4 जो है वो आपका क्या है y है, एंड यही जो 4 है वो आपका क्या है b सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर इसी को, अगर आपका ऑर्डर क्या है कि आप इसको अगर y कोमा x लिखो, y कोमा x क्या हो जाएगा, मतलब 4 इंटू 1 हो जाएगा। 4 का क्या मीनिंग है कि x क्या है, इसमें 4 को बिलोंग कर रहा है। तो मुझे बताओ क्या बच्चों 4 a को बिलोंग कर रहा है, ध्यान से देखो, क्या 4 जो है आपका a को बिलोंग कर रहा है, 4 तो बच्चों b को बिलोंग कर रहा है, मतलब 4 आपका a को बिलोंग नहीं करता। सिमिलरली y देखो, इस केस में आपका जो y है वो क्या है 1 है। अब मुझे बताओ क्या 1 बिलोंग कर रहा है आपका b को, नहीं बच्चों, 1 तो आपका a को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स नॉट बिलोंग्स टू b। तो ऑर्डर इसलिए मैटर कर रहा है कि आप x इंटू वाई को y इंटू एक्स नहीं लिख सकते, ठीक है। ऐसे क्या है कि अगर आप लिखोगे तो वो एलिमेंट्स क्या है आपकी उस सेट को बच्चों बिलोंग नहीं करते। आई बात समझ में, ठीक है। तो मतलब ऑर्डर आपका क्या है बच्चों मैटर करता है, इसमें क्या है सारे के सारे आप ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे, ठीक है, कि जितने भी आपके x के एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या है a को बिलोंग करेंगे, इसीलिए लिखा x बिलोंग्स टू a। और जो आपका y होगा, ये वाला y, और ये जो आपके y के एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं आपके b को। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं बच्चों a इंटू बी, ये इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म है बच्चों, ये आपको पता ही है ना, ये रोस्टर फॉर्म होती है आपकी, सॉरी ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है, ये आपकी क्या है सेट बिल्डर फॉर्म होती है, और इसको लिखते कहते हैं, ये होता है आपका x इंटू वाई। इसमें क्या है कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है आपका a को, और जो आपका y है वो बिलोंग करता है आपका b को, ठीक है। और ये आगे एक और चीज़ बात देखो, ये क्या लिखा है, ऑल रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब जितने भी आपके रिलेशंस होंगे ना वो सारे के सारे ही क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे। क्या मीनिंग है, एक और एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। मान लीजिए देखो बच्चों, ये आपकी क्या होती है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म होती हैं, ठीक है। देखिए ये 2 एग्जाम्पल्स दी हुई है। पहली एग्जाम्पल है, एक रिलेशन है बच्चों जिसको हमने डिनोट कर लिया R1 के साथ, लिखा है कि x कोमा वाई सच डैट, एक वैल्यू दे दी है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, कि y की कंडीशन देती है कि जो y की वैल्यू है x की वैल्यू में 3 ऐड कर दो तो वो आपकी y की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। इस उल्टे ए का क्या मीनिंग होता है, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल, कि जो आपका x है वो a को बिलोंग करना चाहिए और जो y की वैल्यू है वो b को बिलोंग करनी चाहिए। समझ में आई। हम इन्हीं एग्जाम्पल के साथ क्या है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो x बिलोंग्स टू a, मतलब कि x की जगह आप 4 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि जो 4 की वैल्यू बच्चों वो तो b को बिलोंग कर रही है, ठीक है। आप समझ में आएगी x की आप वही वैल्यूज कंसिडर करोगे जो क्या है आपकी a में आ रही है, ठीक है, और y की वैल्यू भी वही कंसिडर करोगे जो आपकी क्या है b सेट में आ रही है। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, हम पहले लिखेंगे इसकी क्या है, हम बच्चों पहले रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनाएंगे,
करली ब्रैकेट में ही होती हैं। देखो कंडीशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। मुझे बताओ x की वैल्यू पहले हम 1 रखें तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। मतलब कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस 3 कितना है बच्चों 4 है। ठीक है, मैंने क्या किया, इधर x की वैल्यू 1 रखा तो 1 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों, y की वैल्यू मेरी 4 आ गई, x की वैल्यू मेरी क्या है बच्चों 1 आ गई। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड अगर मैं 1 की बजाय अब 2 रखूं, ठीक है 2 में क्या हो जाएगा, तो 2 रखो तो 2 प्लस 3 कितना हो जाता है बच्चों 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 5 भी है तो हम लिख लेंगे। सेकंड वैल्यू जब x की वैल्यू आप 2 रख रहे हो तो y की वैल्यू 5 आ रही है। तीसरी वैल्यू क्या रखोगे आप, 3 नंबर रखोगे तो 3 में 3 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 6। मतलब जब आपकी x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैंने इस सभी रिलेशंस को x, y की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, आप कि x की वैल्यू जो रख रहे हो y की रिजल्टेंट वैल्यू उसके बाद में लिखोगे। ठीक है, क्योंकि हमारा रिलेशन में ही ये डिफाइन है कि आपने x, y लिखना है। ठीक है, तो हमने x, y लिखा। अब चेक करो क्या सारे के सारे रिलेशन सेटिस्फाइड है। x की वैल्यू 1 है, a सेट में आ रही है, x की वैल्यू 2 है वो भी a सेट में आ रही है, x की वैल्यू 3 है वो भी a सेट में आ रही है। सिमिलरली y की वैल्यू 4, 5, 6 वो b सेट में आ रही है। मतलब ये क्या है, हमारा रिलेशन बन गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है सेम ही है, बस क्या है y की वैल्यू क्या लिख दी x प्लस 4 के। अब हम x में 3 नहीं ऐड करेंगे, अब हम क्या है x में 4 ऐड करेंगे। तो चलो लिखते हैं, इस रिलेशन को नाम दे दिया मैंने R2। तो पहला जब x की वैल्यू बच्चों मेरी 1 रखूंगी, जब मैं इस x की जगह 1 रखूंगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 5, कि x की वैल्यू 1 रखने पर मेरा y 5 आता है। सिमिलरली जब मैं x की वैल्यू a सेट में से लिया मैंने 2, x की वैल्यू 2 रख रही हूँ तो 2 में 4 ऐड किया तो कितनी वैल्यू आएगी 6। मतलब x की वैल्यू 2 रखने पे मुझे y 6 मिल रहा है। सिमिलरली ऐसे ही मैं a सेट का तीसरा नंबर लूँगी, डेट इज़ 3। तो x की वैल्यू 3 रखने से 3 प्लस 4 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो x की वैल्यू बच्चों 3 रखने से y की वैल्यू आ रही है मेरी 7। अब इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए x इंटू वाई बोला है इन्होंने, तो x देखो आपका 1 है, 1 a सेट में आ रहा है, y आपका 5 है, y आपका b सेट में आ रहा है, तो ये चीज़ सही है। अब x आपका 2 है, यस जो a सेट में आ रहा है, और y आपका 6 है जो b सेट में आ रहा है। आगे देखिए x आपका 3 है, 3 आपका a सेट में आया है, मतलब 3 आपका क्या है a नू बिलोंग कर रहा है, और y क्या है 7, तो 7 तो बच्चों है ही नहीं, 7 आपका है ही नहीं। तो मतलब जो ये 7 है वो क्या है बच्चों, नॉट बिलोंग्स टू बी, तो मतलब ये सेट हम नहीं लिखेंगे इसको, मतलब इसकी ये ही सिर्फ 2 वैल्यूज होगी, ये इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो 7 आ रहा है ना वैल्यू, वो हमारे बी सेट में देखो बच्चों कहीं भी आपको दिख रहा है 7 है, नहीं है, मतलब कि हमारा जो 7 है बच्चों वो बी को नहीं बिलोंग कर रहा, इसलिए हमने ये वाली वैल्यूज़ क्या है क्रॉस कर देनी है, ये हमने क्या है लिखनी नहीं है। तो आई होप आपको क्या है रिलेशन लिखना आ गया होगा। अब एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इधर आपकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होती है, ये हमने क्या है 11th क्लास में पढ़ा था, फिर भी थोड़ा रिमाइंड कर देंगे। ये मैं सेकंड एग्जांपल की करवाऊंगी, डोमेन क्या है बच्चों। अब देखो इसी R2 के, अब डोमेन क्या होती है, इसी में से हमने क्या है डोमेन पता करनी है। अब बच्चों डोमेन क्या होती है, आपका फर्स्ट एलिमेंट का सेट। फर्स्ट एलिमेंट का सेट मतलब ए सेट में से आपने जो जो एलिमेंट्स पहले एलिमेंट्स होंगे उनकी आपने डोमेन लिखनी है। डोमेन मतलब आपका आंसर ये है, ठीक है, तो आपका पहला एलिमेंट का सेट क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 2, मतलब इस सेट का पहला एलिमेंट लिखोगे आप, ये फर्स्ट वाला, ओनली फर्स्ट वाला, वो होती है हमारी डोमेन। डोमेन सिर्फ आपने याद रखना, डोमेन ऑलवेज फर्स्ट एलिमेंट। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, डोमेन R2 की, R2 डोमेन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1, 2। क्यों, क्योंकि 1 भी आपका क्या है इस सेट का पहला एलिमेंट है और 2 आपका इस सेट का पहला एलिमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे होता है आपका रेंज। रेंज क्या होती है, मैं रेंज बताऊंगी R2 की, R2 की मुझे रेंज बताओ।
रेंज होती है इसके ऑपोजिट कर दो। जैसे डोमेन होती है पहले सेट का पहला एलिमेंट, ऐसे ही रेंज होती है आपके सेट का दूसरा एलिमेंट। तो दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 5,6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, 5,6। ठीक है, डोमेन हो गया आपका सेट का बच्चों पहला एलिमेंट और रेंज हो जाती है आपके सेट का दूसरा एलिमेंट। ठीक है, आगे मैं थर्ड पूछूंगी आपको, मुझे बताओ कोडोमेन क्या है। कोडोमेन क्या होती है, तो कोडोमेन मुझे बतानी है आपने R2 सेट की ही। कोडोमेन R2 की कितनी है बताओ मुझे, इसकी कोडोमेन क्या है। कोडोमेन होती है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, कि सेकंड एलिमेंट का कंप्लीट सेट, जो भी आपका सेकंड एलिमेंट है उसका क्या है, कंप्लीट सेट। कि कहने का मीनिंग कि आपका सेकंड एलिमेंट जिस सेट से बिलोंग कर रहा है उस सेट सारा का सारा लिख दो। मान लीजिए आपका सेकंड आप ये वाला सेट उठा लो या ये सेट उठा लो, कोई भी उठा लो। मान लीजिए मैंने ये सेट उठाया, इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, 5। अब 5 का पूरा सेट लिखना है। 5 किस सेट को बिलोंग कर रहा है, 5 वाई को बिलोंग कर रहा है, मतलब बी सेट को। 5 आपका बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स ही आपने क्या है लिख देने हैं। ये आपकी क्या हो जाती है, कोडोमेन। तो कोडोमेन में आपका 4 भी आ जाएगा, 5 भी 6 भी। समझ में आ गई बात कि कोडोमेन क्या होती है, सेकंड एलिमेंट जिस भी सेट को बिलोंग कर रहा है वो सारा का सारा सेट। ठीक है, मतलब कि सेकंड एलिमेंट का कंप्लीट सेट आपका क्या बच्चों बनता है, आपका कोडोमेन बनता है। आई बात समझ में बच्चों। ठीक है, ये बेसिकली छोटा सा एक ओवरव्यू था। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी मैं आपको, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आपको फाइंड करने हो कि आपके कितने एलिमेंट्स हैं, उनका फॉर्मूला होता है एक, उसका फॉर्मूला होता है कि 2 की पावर m इंटू n। ठीक है, अब ये m क्या होता है, m होता है बच्चों आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। आपके सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम m के साथ डोनेट करते हैं, और n होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। देखिए, अब देखिए सेट ए है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है। ठीक है, मतलब आपकी m की वैल्यू कितनी आ गई, m की आ गई बच्चों मेरी वैल्यू, m की आ गई मेरी वैल्यू 3। और सेट b जो है उसके भी कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है। तो मतलब मेरी n की भी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी होगी, 2 की पावर m इंटू n, मतलब 3 इंटू 3। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 9। ऐसे हम क्या है बच्चों टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है बच्चों फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि क्या है हमारा अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, कि रिलेशंस आपकी कितनी टाइप्स का होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपका पहला टाइप है एम्प्टी रिलेशन। नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। एम्प्टी रिलेशन होता है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ओके तो एम्प्टी सेट क्या होता है, नो एलिमेंट्स आर रिलेटेड। मतलब इसमें क्या है, एक दो, जब भी हमें रिलेशन की बात करें ना बच्चों, रिलेशन हमेशा याद रखना है, 2 सेट्स का कंपैरिजन करोगे आप रिलेशंस में। ठीक है, कि कम से कम कंपैरिजन तो बच्चों कभी भी एक वैल्यू का नहीं ना हो सकता, कंपैरिजन हमेशा आप क्या है 2 वैल्यूज का करोगे। ठीक है, तो एम्प्टी सेट क्या है कि जब आपके 2 सेट्स क्या है एक दूसरे को रिलेट ही नहीं करे, उसमें कोई रिलेशन ही नहीं है बच्चों, तो वो क्या होगा, खाली होगा। यस, अब देखिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ली है, सेट ए में है 1 2 3 और सेट बी में है बच्चों 4 5 6। अब देखिए, अब मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। देखिए एक कंडीशन दी है कि R1 इज इक्वल्स टू x इंटू वाई है, कि जो x है एलिमेंट्स वो आपके ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं, और जो आपके y वाले हैं वो क्या है बी सेट को बिलोंग करते हैं। और ये चीज़ दे दी है कि जो x की वैल्यू है वो y से बड़ी है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी y से बड़ी है। अब मुझे बताओ, अब ध्यान से देखो बच्चों, मुझे बताओ जो ये 1 है, 1 क्या 4 से बड़ा है, 1 5 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, क्या किसी से बड़ा है? क्या आपका जो 1 है मुझे बताओ क्या वो 5 से बड़ा है? नहीं है। 1 6 से बड़ा है? नहीं है। क्या 1 आपका 4 से बड़ा है? नहीं है। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट ले लो आप पहले सेट का,
टू, टू क्या आपका 4 से बड़ा है? नहीं है। 5 से भी नहीं बड़ा है। क्या 6 से बड़ा है? नहीं है। सिमिलरली 3 देखो, क्या 3 आपका 4 से बड़ा है? नहीं, क्योंकि ये तो छोटा है। 3 आपका 5 से भी नहीं बड़ा और 3 आपका बच्चों 6 से भी नहीं बड़ा। तो मुझे बताओ क्या ये इस रिलेशन में कुछ आएगा? नहीं आएगा। तो ये रिलेशन R1 क्या हो जाएगा आपका? नल। इसमें कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज हैं सेट ए की वो सेट बी से क्या है बच्चों, सारी की सारी छोटी है। लेकिन इधर दे दिया है कि एक्स क्या है आपका, बड़ा है वाई से। तो मतलब ये रिलेशन क्या है आपका? एम्प्टी है, नल रिलेशन है। ऐसे ही आपका सेकेंड रिलेशन है बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि एवरी एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट्स इन द सेट। क्या मतलब है कि इसमें हर एक सेट का एलिमेंट क्या है दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट को रिलेट करेगा। मतलब हर सेट का दूसरे सेट से हर एलिमेंट क्या है एक दूसरे को रिलेट करेंगे, उसको हम यूनिवर्सल करेंगे। यूनिवर्सल एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। देखिए यही सेम एग्जाम्पल ले ली, कंडीशन उल्टी दे दी है। कंडीशन में क्या लिख दिया, अब क्या है एक्स की वैल्यू क्या है वाई से छोटी है। अब क्या है बच्चों, एक्स की वैल्यू वाई से छोटी है। तो चलो हम लिखते हैं पहले रिलेशन। ठीक है, R2 है तो R2 इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई लिखेंगे। देखिए एक्स की वैल्यू पहले हम 1 को उठाएंगे, 1 को सभी के साथ कंपेयर करेंगे, फिर हम 2 को सभी के साथ कंपेयर करेंगे बच्चों, फिर हम 3 को सभी के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, तो पहले 1 को करते हैं। तो मुझे बताओ 1 क्या 4 के साथ छोटा है? 1 4 से छोटा है? यस है। तो ये इसको हमने क्या है सेट में बिठा लिया। अगला देखते हैं क्या 1 5 से छोटा है? यस। अगला 1 आपका 6 से भी छोटा है। सेकंड देखेंगे हम 2 को, 2 हमारा 4 से भी छोटा है, 2 5 से भी छोटा है और बच्चों 2 क्या है हमारा 6 से भी छोटा है। सिमिलरली 3 हमारा 4 से भी छोटा है, 3 हमारा 5 से भी छोटा है और 3 हमारा बच्चों 6 से भी छोटा है। तो मैंने सारी की सारी वैल्यूज लिख ली। देखिए तो चेक कर लो, ये आपका एक्स वाई ही है, ये सारी की सारी एक्स वाई है। तो देखो एक्स आपका वाई से छोटा है, हर केस में एक्स की वैल्यू क्या है वाई से छोटी है। चेक कर लो, आ रही है वाई से वैल्यू छोटी। अब ध्यान से देखो, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आ गया। ये सारी की सारी वैल्यूज ही कि अगर सेट ए का एक एलिमेंट सभी सेट के दूसरे सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ रिलेशन रख रहा है, ठीक है, तो वो तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। मतलब ये वाली वैल्यू क्या है आपकी a इंटू बी की इक्वल आ रही है। ठीक है, तो मतलब यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो गया कि बच्चों जब भी कोई भी आपका रिलेशन आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए तो ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाएगा? ऐसे रिलेशन को बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाएगा। कि जिस रिलेशन की वैल्यू आपकी क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आती है उसको हम क्या है बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। तो चलो बढ़ते हैं हम अपनी थर्ड टाइप की ओर। थर्ड हमारी क्या होती है? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी बच्चों मेरी पहचान, मेरी पहचान क्या है? मेरे खुद से ही है। ठीक है, तो क्या बोला कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड ओनली टू इटसेल्फ, कि हर एक एलिमेंट क्या है अपने आप से ही मतलब रखेगा। ठीक है, कि मेरी पहचान खुद से ही है, मैं अपनी पहचान आप में से नहीं बच्चों निकाल सकती। ठीक है, कि जो मैं हूँ वो मैं ही हूँ, मैं आप जैसी नहीं बन सकती। ठीक है, क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी है। तो अब इसको एग्जाम्पल देखो, a इज इक्वल टू 1 2 3 है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। आइडेंटिटी का क्या मीनिंग है? सिंपल सी बात हमें आपने ये याद रखना है। लेट अस सपोज हमने R1 रिलेशन ले लिया। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या है? देखिए इस सेट के 3 एलिमेंट्स है 1 2 और 3। आइडेंटिटी का क्या मीनिंग है कि 1 की पहचान 1 से ही होगी, कि जो आपका 1 एलिमेंट है उसकी पहचान 1 से ही है, और जो आपका 2 एलिमेंट है उसकी भी पहचान 2 से है, और 3 आपका 3 के ही है। बस ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और कुछ नहीं है। आइडेंटिटी मतलब उसको खुद के साथ ही मतलब है, 2 को भी खुद के साथ मतलब है, 3 को भी खुद के साथ मतलब है। 3 को 1 के साथ इंटरेस्ट नहीं है, ना ही 1 को 2 के साथ है, और ना ही 1 को क्या है 3 के साथ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये होता है आइडेंटिटी। अब इसी आइडेंटिटी को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। कैसे? इसमें एक और कंडीशन है। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। वही बात होगी
कि हर एक एलिमेंट क्या है अपने आप में क्या है रिलेशन रखता है, ठीक है। जैसे हम सेल्फी लवर ले लो कि ठीक है कि हर एक क्या है बंदा अपनी अपनी सेल्फी लेता है, लेकिन कई बार वो किसी और के साथ भी ले लेता है ना। हम अपनी अकेले की सेल्फी तो लेना हमें बहुत पसंद है बच्चों, ठीक है, खास करके लड़कियों को हमें क्या है अपनी आप की सेल्फी लेना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम कई बार क्या है अपने किसी फ्रेंड के साथ या किसी लड़के के साथ भी सेल्फी लेना हमें अच्छा लगता है। मतलब क्या है, हाँ अपने साथ तो हम लेंगे ही लेंगे सेल्फी, लेकिन किसी और के साथ भी ले सकते हैं, वो होता है रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगी आपको। देखो इसको A मतलब मेरी ए की पहचान मेरे ही साथ हैं, और जितने भी आपके ए है वो क्या है ए सेट को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। इस बिलोंग का क्या मीनिंग है कि जैसे देखो ए सेट में 3 ही एलिमेंट है ना, 1 2 3, आप 4 नहीं लेकर आ सकते कि कोई और अनदर एलिमेंट 4 हो गया 5 हो गया, क्यों? क्योंकि 4 और 5 आपका ए सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये वाली कंडीशन क्या है बच्चों लिखनी होती है। ये आपको लिखनी आ जाएगी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना लिखना आ जाएगा, ये इतना कोई टफ नहीं है। तो बच्चों देखो इसको मैं एक इसी में से क्या है मैं एक अलग अलग एग्जांपल्स बनाऊंगी, आप मुझे बताना कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है नहीं है। मान लीजिए इसको मैं R2 के साथ लिखूंगी, मैंने लिख लिया 1,1 2,2 कि 2 का रिलेशन 2 के साथ है और 3 का रिलेशन 3 के साथ है। मुझे बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यस। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है एक दूसरे के साथ ही रिलेट कर रहे हैं, मतलब ए इंटू ए फॉर्म है कि 1 की पहचान 1 के साथ ही है, 2 के साथ 2 के साथ ही है, 3 की 3 के साथ ही है, मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब मैं और एक एग्जांपल लूँगी, ये हमारा बच्चों रिफ्लेक्सिव है। अब मैं एक और एग्जांपल लूँगी इसी में से ही, ठीक है। अब मैं लिखूँगी 1,1 2,2। क्या अब मुझे बताओ ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? अब कई स्टूडेंट्स पता क्या करेंगे, हाँ ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ए सेट में देखो बच्चों 3 एलिमेंट्स हैं, 1 की पहचान 1 से है, 2 की पहचान 2 से भी है, लेकिन 3 इज मिसिंग। इसमें क्या है बच्चों, जो आपका 3,3 है, ठीक है, वो नहीं लिखा इसमें, ठीक है, क्योंकि 3,3 भी आपका क्या है ए को बिलोंग कर रहा है, लेकिन इस केस में क्या है वो ए को बिलोंग नहीं करा, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। मतलब आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको उसको रिलेशन में लिखना कंपलसरी है, ये चीज़ आप याद रखो। आप एक भी एलिमेंट को क्या है बच्चों मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब इसका सही आंसर ये है। एक और चीज़ मैं लिखूंगी, फिर से मैंने R2 ही ले लिया। अब ध्यान से देखो, मैंने लिखा कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है, और मैंने आगे लिख लिया कि जो 1 है उसका रिलेशन 2 के साथ है और जो 2 है उसका रिलेशन 3 के साथ है, और बंद कर दिया। अब मुझे बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? स्टूडेंट कंफ्यूज में हो जाएंगे क्या? बच्चों एक बात तो देखो, जिस भी केस में आपको ये तीनों के तीनों मिल गए वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा ही बनेगा, इससे आगे आपको लेना देना ही नहीं है। लेकिन हमने डेफिनेशन आपको समझानी है। अब देखिए डेफिनेशन में क्या था कि हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेशन रख रहा है, लेकिन वो किसी और के साथ भी रख सकता है। तो इसमें 1 ने 2 के साथ रख लिया तो कोई बात नहीं, हमारी डेफिनेशन कहती है, और 2 ने 3 के साथ रख लिया तो लिख लिया, हमने लिख लिया। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चों इस केस में 3,3 मिसिंग होता तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होना था। क्यों? आइडेंटिटी एलिमेंट आपको लिखने कंपलसरी है रिफ्लेक्सिव में, इसीलिए मैंने रिफ्लेक्सिव से पहले आपको क्या है आइडेंटिटी रिलेशन समझाया, ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है आपका सिमिलर आइटम्स लिखने ज़रूरी है, ठीक है, मतलब A, आपकी फॉर्म होनी ही चाहिए। ओके बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ट्रिक आप सिर्फ यही याद रखना कि हम क्या है हम लड़कों को भी सेल्फी लेना बच्चों अच्छा लगता है, कि हमें क्या है सेल्फी लेना अच्छा लगता है, ठीक है, और हम क्या है कई बार किसी और के साथ भी सेल्फी ले लेते हैं, ठीक है, सेल्फी लवर याद रखना, ठीक है, कि हमें अपनी फोटोज तो चाहिए ही चाहिए, बस इसमें वो कंपलसरी है, ठीक है। 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ। ओके बच्चों, चलो अगली पढ़ते हम सिमेट्रिक
और ट्रांजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपकी रिफ्लेक्सिव भी बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये मतलब ये 3 टाइप ऐसी है जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। आपको इनका समझ होना चाहिए कि क्या होती है, ठीक है। इसीलिए मैं इतना डेप्थ में आपको ये चीज़ समझा रही हूँ कि आपको रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक एग्जाम में बच्चों इन्हीं में से क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है। अब देखो सिमेट्रिक क्या है, देखो सिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक में देखो कि मान लीजिए, अभी डेफिनेशन में नहीं जाना, ठीक है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट डेफिनेशन को देखकर क्या घबरा जाती है, अरे क्या ये क्या बड़ा बड़ा लिख दिया, अभी इसको भूल जाओ, एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे, मैंने क्या है एक सेट ले लिया बच्चों, मैंने लिख लिया कि a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, जो हम पीछे पढ़ रहे हैं, सिंपल सी एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, इतनी टफ एग्जाम्पल नहीं ली, ठीक है। सिमेट्रिक क्या है, देखिए पहले मैं रिलेशन लिखूंगी R1 का, ठीक है बच्चों। मान लीजिए मैंने लिखा 1, 2 और मैंने लिख लिया 2, 1 और ब्रैकेट बंद कर दी। अब क्या इसका क्या मीनिंग है, देखिए मैंने क्या किया कि 1 का रिलेशन 2 के साथ कर दिया और उसके बाद 2 को भी 1 के साथ रिलेट कर दिया। सिमेट्रिक क्या है, मान लीजिए दोस्त, मान लीजिए मैं क्या हूँ, मेरा नाम है सीता और मेरी एक और दोस्त है गीता। बच्चों अगर सीता गीता की दोस्त है तो गीता भी तो सीता की दोस्त होगी। कि मान लीजिए अगर ए है वो बी का फ्रेंड है तो बी भी तो बच्चों ए का फ्रेंड ही होगा ना। मतलब कि ए बी के साथ रिलेट कर रहे तो बी भी ए के साथ रिलेट करना चाहिए, तभी तो सिमेट्री बनेगी ना। दोस्ती में क्या होता है, ये तो नहीं ना होता कि मैंने तुमसे दोस्ती की हो तुम मेरे से ना दोस्ती करो, ठीक है। कि अगर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो तुम भी मेरी क्या है बच्चों दोस्त हो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 1 ने 2 के साथ दोस्ती की है तो 2 भी 1 के साथ दोस्ती करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यही डेफिनेशन थी कि अगर मान लीजिए आपका a इंटू बी एक सेट है तो b इंटू ए भी आपका सेट में होना अनिवार्य है, ठीक है। कि दोनों सेट में एक दूसरे को क्या है कोरिलेट करने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे बोलेंगे टीचर आपने 3 तो मिस कर दिया। क्या हमारी सिमेट्री की डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों कि अगर मैंने इतना भी लिख दिया तो ये मेरा सिमेट्री है। क्यों, क्योंकि मैंने इस रिलेशन में देख लिया कि 1 2 के साथ है तो 2 भी मेरा 1 के साथ है। अब मैं एक और इसी को साथ और मॉडिफाई करके लिखूंगी, ठीक है। अब मैंने लिख लिया कि मेरा 1 2 के साथ दोस्ती है, 2 की भी 1 के साथ है, मैंने ये लिख ली। और मैंने लिख लिया कि 2 की 3 के साथ भी है और 3 की भी 2 के साथ है। क्या ये सिमेट्रिक है? यस, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है और ये भी सिमेट्रिक है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं कह सकते 3 मिसिंग है, क्यों? 3 इसमें बेशक मिस हो इस स्टेटमेंट में, लेकिन हमने कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। रिफ्लेक्सिव में आपका कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की बच्चों स्टेटमेंट ही ये थी कि इटसेल्फ खुद के साथ पहचान है, ज़रूरी है। 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, क्योंकि इसकी कंडीशन ही ये थी, ठीक है। और सिमेट्रिक में क्या है, सिर्फ क्या है आपका कि अगर मान लीजिए 1 इंटू 2 है तो आपका सेट में 2 इंटू 1 होना ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखो अगली मैंने एग्जांपल ली कि 1 2 के साथ है तो 2 1 के साथ है, ठीक है। अब देखिए मैंने 2 की दोस्ती 3 से भी करा दी, तो मतलब 3 2 के साथ भी तो दोस्त होगा। तो मैंने ये चीज़ लिखी, यस लिखी है, तो मतलब ये भी मेरा सिमेट्रिक है, ठीक है बच्चों। अब एक और एग्जांपल लूँगी मैं इसी 1 2 के साथ ही, ठीक है। मैंने एक और रिलेशन ले लिया, इसको R2 बच्चों लिख लो, ठीक है। मैंने 1 2 3 से एक और रिलेशन लिखूँगी मैंने कहा 1 2 2 1 और 2 3। अब मुझे बताओ बच्चों, अब मुझे बताओ क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? ध्यान से देखो, 1 की दोस्ती 2 के साथ है तो मैंने देखा कि इसका उल्टा पेयर हैगा 2 1 है, मतलब 2 की दोस्ती 1 के साथ है, मतलब यहाँ तक तो सही चल रहा है। आगे देखते हैं 2 3 लिखा है कि 2 की दोस्ती 3 है, ठीक है। लेकिन बच्चों इस केस में तो 3 2 मिसिंग है ना, मतलब ये वाला फंक्शन क्या है, इसमें क्या है बच्चों, जो मेरा 3 2 है
वो बिलोंग नहीं कर रहा मेरे R3 को, तो मतलब ये मेरा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया कि अगर मेरा A इंटू बी है तो इसका B इंटू ए कहाँ है बच्चों, इसका 3,2 कहाँ है, नहीं लिखा, तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा सिमेट्रिक रिलेशन क्या। बच्चों अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी कन्फ्यूज़न है, जो कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है ना, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो हम क्या है अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे। बस मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि मेरे बस चैनल को जितना हो सके उतना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्री में दोबारा समझा देती हूँ। सिमेट्री में क्या है कि अगर आपने 1,2 लिखा तो उसका 2,1 लिखा होना ज़रूरी है। अगर आपने 2,3 लिखा तो उसका 3,2 लिखना ज़रूरी है, मतलब रिवर्स फॉर्म कर दो आप, ठीक है। कि सिमेट्री में वही बात, इसमें आप ये देखो ट्रू फ्रेंडशिप, बस ये इसका ट्रिक याद रखनी है। सिमेट्रिक में क्या होनी चाहिए, सच्ची दोस्ती, कि अगर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो तुम भी मेरे दोस्त हो, ठीक है, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे आ गया ट्रांजिटिव, ये भी मैं दोस्ती के थ्रू ही समझाऊंगी। पहले सिमेट्री की ये थोड़ी इस हम क्या है सेट बिल्डर फॉर्म को थोड़ा देख लें। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा है देखो, आर क्या होता है आपका रिलेशन, आपको भी पता है जब भी आप रिलेशन को डिनोट करते हो वो करली ब्रैकेट में ही हमेशा होगा, ठीक है। पहले आपने 2 नंबर लिख लिए, मैंने लिख लिया A,B। अब सच डैट लिखा कि ये A,B आपके क्या है बिलोंग करते हैं रिलेशन को, कब इम्प्लाइज होगा कि B,A भी आपका क्या है उसी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल A,B बिलोंग्स टू R। ये इसकी क्या है बच्चों एक जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। आप सिंपल सी भाषा में ये भी लिख सकते हो कि इफ़ A,B बिलोंग्स टू R देन B,A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। बस ये चीज़ आपने क्या है याद रखनी है, ओके स्टूडेंट्स। अब देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। डेफिनेशन में मत जाना, ट्रांजिटिव रिलेशन में सिर्फ मैं ये बताऊंगी फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, मतलब दोस्त का कहते हैं ना दोस्त, कि अगर मान लीजिए कि ए की दोस्ती बी के साथ है, ठीक है, और बी की दोस्ती सी के साथ है, तो ये ए क्या है सी के साथ भी दोस्त होगा। ए की दोस्ती सी के साथ भी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि बी जो है दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो गया ना। कि मान लो कि ए की दोस्ती बी के साथ है, बी की दोस्ती सी के साथ है, तो मतलब ए आपका सी का भी दोस्त होना चाहिए। सिर्फ ये मत बात है कि दोस्त का दोस्त हमारा भी दोस्त होता है, जैसे आप बोल देते हो ना दोस्त की बहन हमारी भी बहन होती है, ठीक है। कि आपने देखो अपने फ्रेंड की सिस्टर को अपनी सिस्टर बना लिया, आप उसको नहीं जानते लेकिन आपका दोस्त की बहन है तो आपने उसको क्या है बहन का दर्जा दे दिया। सिर्फ ये चीज़ ट्रांजिटिव में याद रखनी है आपने। तो वही लिखा है कि इफ़ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड, मान लीजिए एक एलिमेंट दूसरे सेकंड एलिमेंट को रिलेट कर रहा है एंड सेकंड एलिमेंट इज रिलेटेड टू अ थर्ड, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किसी तीसरे एलिमेंट को क्या है रिलेट कर रहा है, देन द फर्स्ट मस्ट बी रिलेटेड टू द थर्ड। तब क्या है जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इस तीसरे एलिमेंट को भी क्या है बच्चों रिलेट करना चाहिए। ये होता है ट्रांजिटिव। बच्चों मैं आपको ना बहुत ही ईजिएस्ट एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव क्या है। अब आगे हम इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे, तब आपका क्या दिमाग घूमेगा, अरे ये क्या था। तब आपको होगा कि काश मतलब कि हमें मतलब डेफिनेशन अगर इसकी अच्छे से पता होती तो हम इन क्वेश्चंस को क्या है ऐसे कर सकते, ठीक है। तो इसी को भी हम क्या है 1,2,3 एग्जाम्पल के साथ ही करेंगे, ठीक है। अब देखना, अब ट्रांजिटिव में क्या है वही एग्जाम्पल लेंगे हम यही लेंगे 1,2,3 की, ठीक है। अब इसकी ट्रांजिटिव फॉर्म में बनाकर बताऊंगी। अब रिलेशन है, देखिए अगर मान लीजिए बच्चों 1 2 को जान रहा है और 2 क्या है 3 को जान रहा है, तो आपका 1,3 होना ज़रूरी है, तभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। समझ में आएगी। देखिए 1 2 का दोस्त है, अब 2 3 का दोस्त है, तो 1 भी 3 का दोस्त होना चाहिए। क्या मैंने लिखा, यस लिखा। तो बच्चों क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, यस ये ट्रांजिटिव रिलेशन है,
ठीक है, समझ में आ गई बात? आई होप आपको अच्छे से समझ आया। अब हम क्या है एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके साथ आपको और क्लियर होगा। तो इसी के साथ टाइप्स ऑफ रिलेशन खत्म होता है। हमारी पहली एग्जाम्पल है, ठीक है, तो लिखा है लेट आर, एक आर आपका रिलेशन है किस सेट का 1,2,3। सिंपल सी एग्जांपल पहले मैंने ले ली, गिवन बाय आर की देखो वैल्यूज लिख ली 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 1,3। ये क्या है आर की, क्या है आपकी ये रोस्टर फॉर्म हमने लिख दिया। चूज द करेक्ट आंसर, अब हमने क्या है आंसर चूज करना है। पहले लिखा देखो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। मुझे नहीं पता क्या, पहले मैं देखूंगी क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम कौन कौन सी कंडीशन होती है, पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव देखेंगे। देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या था, सेल्फी लवर, ठीक है, ए याद रखना। मुझे बताओ, अब देखो इसमें आपका है 1, मतलब 1 की पहचान 1,1, 2 की पहचान 2,2, 3 की पहचान 3,3 होनी चाहिए। मतलब 1,1 2,2 3,3। क्या मुझे बताओ ये 1,1 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? यस। 2,2 भी है, 3,3 भी है, मतलब ये तीनों के तीनों रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, अगला क्या है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक क्या था मुझे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक क्या था, सच्ची दोस्ती। ठीक है, अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो तुम भी मेरे दोस्त हो, कि A,B,B,A होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इस सेट का सिमेट्रिक क्या है बच्चों। देखो 1,2 लिखा है इन्होंने सेट में 1,2। देखो 1,2 है हमारा, जो हमारे रिलेशन में तो है। मुझे बताओ क्या 2,1 है, तभी तो ये सिमेट्रिक होगा ना। 1,2 तो है, 1,2 तो है, क्या मुझे बताओ 2,1 है कहीं? नहीं है, 2,1 मुझे कहीं नहीं मिला, तो मतलब 2,1 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, तो मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो आपको जो गिवन रिलेशन है बच्चों वो सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2,1 मेरा मिसिंग है। ठीक है, मैंने क्या किया 1,2 कि अगर 1,2 दोस्त है तो 2,1 भी दोस्त होने चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि मेरा 1,2 इस रिलेशन में है, सॉरी ये है 1,2, लेकिन मेरा ये 2,1 कहीं भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड हमारा क्या था जो हमने पढ़ा था, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव क्या था बच्चों, बस आप ये ऐसे याद रखना कि दोस्त की बहन हमारी भी बहन है। ठीक है, ठीक है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड याद रख लेना। कि बच्चों ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर 1,2 है, ट्रांजिटिव यही था, तो और 2,3 है और 1,3 होना चाहिए, यही होता है ट्रांजिटिव। कि अगर 1 की दोस्ती 2 के साथ है, 2 की दोस्ती 3 के साथ है, तो इसी 1 की दोस्ती 3 के साथ भी होनी चाहिए। तो पहले चेक करते हैं क्या 1,2 है रिलेशन में? यस है, तो मतलब 1,2 हमारा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए आपका 2,3 क्या इस रिलेशन में है? यस है, मतलब 2,3 भी आपका रिलेशन में है, बिलोंग कर रहा है। 1,3 आपका क्या रिलेशन में है? यस है, तो मतलब 1,3 भी आपका रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये वाला ट्रांजिटिव है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, मतलब ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक चेक करो, ये ऑप्शन बी, कि जो आपका आर है वो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो बच्चों आपकी जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जो आपका क्या है केस स्टडी में आता है CBSE में। तो ध्यान से देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है कि चेक द फॉलोइंग रिलेशन, ये जो नीचे रिलेशन दिया गया है आपने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो चेक करते हैं, क्वेश्चन में पूछना क्या है कि लेट एल बी द सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में एल क्या है, आपकी लाइंस है, सेट ऑफ लाइंस हैं, और रिलेशन दे दिया है कि आपकी L1 L2 मतलब 2 लाइंस हैं, सच डेट कि जो आपकी L1 है बच्चों वो परपेंडिकुलर है L2 के साथ, परपेंडिकुलर केस है बच्चों। ये आपका आई होप मुझे याद है
2021 की केस स्टडी है, ठीक है। आप सीबीएसई की साइट में भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका मैंने ये क्वेश्चन क्या है उठाया है ताकि आपको लेवल पता चल जाए कि जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगी। अब देखो, इसको देख कर नहीं घबराना बच्चों, जितना क्वेश्चन आपको लगता है डिफिकल्ट उसका आंसर इतना सही होता है, ये चीज़ याद रखो। मैथ का डर आपके दिमाग से निकाल लो, ठीक है। बहुत ईजी है चैप्टर, आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो ना, सबसे पहले दिमाग में यही सोचिए चैप्टर वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है, बेशक इसमें थ्योरी हो। लिखना कैसे है वो आपको हम सिखा देंगे, ठीक है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना। तो चलो पहले देखिए, कंडीशन हमें पता चलेगी कि ये दोनों की दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पहले उन्होंने बोला कि आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है। तो बच्चों पहले मुझे नहीं पता इसको सॉल्व कैसे करना है, लेकिन मुझे बच्चों इतना पता है कि रिफ्लेक्सिव देखने के लिए मुझे क्या चाहिए। रिफ्लेक्सिव देखने के लिए, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है सेल्फ लेवर, कि खुद की पहचान खुद से ही। मतलब ये जो L1 है इसकी पहचान खुद से होनी चाहिए और L2 की पहचान खुद से होनी चाहिए। अब बच्चों देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो कि मुझे रिफ्लेक्सिव में क्या चाहिए। मुझे L1 कोमा L1 ही चाहिए ना, हम A कोमा A करते हैं, और L2 कोमा L2 चाहिए, यही होता है ना। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, L1 कोमा L2 और L2 कोमा L2 होना चाहिए, यही होता है ना रिफ्लेक्सिव, कि अपनी सेल्फी लेना। अब मुझे बताओ कि मान लीजिए ये एक लाइन है L1, देखो ध्यान से, L1 है, कंडीशन दे दी है कि L1 के परपेंडिकुलर L2 है, ठीक है। बच्चों L1 कोमा L1 तभी हम लिखेंगे जब L1 के परपेंडिकुलर L1 कर दे हम। तो बच्चों मुझे बताओ, क्या कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर होती है? होती नहीं है बच्चों। क्या ये लाइन अपने आप परपेंडिकुलर होती है? परपेंडिकुलर होती क्या है, ऐसी होती है लाइंस, तो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है। क्या मुझे बताओ कभी भी सिंगल लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर होती है? क्योंकि कंडीशन में हमें बच्चों परपेंडिकुलर गिवन है ना। तो मुझे बताओ क्या L1 अपने आप में परपेंडिकुलर है? नहीं है। आप ऐसे लिख लोगे कि अ लाइन कैनॉट बी, कांट बी हम लिख लेते हैं, कैनॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कैनॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, देयरफॉर L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, इज नॉट परपेंडिकुलर। क्या मुझे बताओ L1 कभी L1 के परपेंडिकुलर आएगी? तो ऐसे ही सिमिलरली आपका L2 भी L2 के परपेंडिकुलर नहीं आएगा। तो मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। यदि चीज़ आपको पता चल गई कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तो बच्चों नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की पहचान क्या है, हमें रिलेशन A कोमा A की फॉर्म में चाहिए, तो मुझे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन में लिखा ही परपेंडिकुलर है। तो कभी भी एक लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो सेकंड हमने क्या करना है, सेकंड हमने सिमेट्रिक देखना है। सेकंड हमने बच्चों क्या है, सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक की क्या पहचान है, दोस्त, सच्ची दोस्ती, ठीक है। कि मान लीजिए सच्ची दोस्ती का क्या मीनिंग है कि अगर मान लीजिए L1 की दोस्ती L2 के साथ है तो L2 की भी दोस्ती बच्चों L1 के साथ है, तभी यह रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक होना चाहिए। यही तभी है ना, यही इसकी कंडीशन है सिमेट्रिक होने के लिए। ये पहले मैं कंडीशन लिख रही हूँ, ठीक है, कि ये इसकी कंडीशन होनी चाहिए। पहले मैं देखती हूँ, क्या देखो मुझे पता है कि L1 कोमा L2 तो बच्चों रिलेशन R को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही है ना गिवन कि L1 L2 तो R को बिलोंग कर रहा है, और कंडीशन भी दे दी है कि L1 आपका L2 के परपेंडिकुलर है। मान लीजिए ये मेरी एक L1 है और मैंने एक ये लाइन लगा ली L2, तो बच्चों ये देखो ये दोनों आपस में मैंने परपेंडिकुलर कर दी। परपेंडिकुलर क्या होती है, जब 90 डिग्री के एंगल बनाती है, एक ये L2 लाइन एक L1 लाइन, मैंने इन दोनों को परपेंडिकुलर कर दिया, मतलब ये जो L1 है L2 लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि इस लाइन के ऊपर ये वाली लाइन भी परपेंडिकुलर है, मतलब कि L2 भी तो L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, कि L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। तो मतलब मैं लिख सकती हूँ कि L2 कोमा L1 भी आपका क्या है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये आपका सिमेट्रिक है। बच्चों अगर एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मतलब दूसरी भी तो पहले के परपेंडिकुलर होगी ना, तभी दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर लिखते हैं ना। तो मतलब ये रिलेशन तो हमारा सिमेट्रिक है कि अगर L1
L2 पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने बना ली लाइन देखो, तो मतलब जो मेरा L2 है उस पर भी L1 परपेंडिकुलर है। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मेरा सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। थर्ड क्या रह गया मेरा? थर्ड रह गया मेरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है? दोस्त की बहन मेरी भी बहन लगती है। ठीक है, इसमें क्या है कि इफ़, ध्यान से देखना, हम L1 L2 की बात करेंगे। ठीक है, कि इफ़ L1 आपका L2 के परपेंडिकुलर है, देन आपका क्या है? L2 L3 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, एंड ऑल्सो L1 आपका L3 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये कैसे लिख दिया देखो, L1 का दोस्त L2 है, L2 का दोस्त L3 है, तो मतलब इस L1 का दोस्त भी तो L3 होना चाहिए। ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है और उसकी बहन है, तो दोस्त की बहन मेरी भी क्या? बहन लगी। समझ में आया? साइन परपेंडिकुलर का है तो हम सभी में परपेंडिकुलर लिख रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो अगर मैंने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, हम ऐसे ही रफली डायग्राम बनाकर करेंगे ना, अगर तो मैंने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, अगर मैंने नहीं की तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो चलो पहले देखते हैं, यही डायग्राम बनाते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या किया, अब ध्यान से देखो। अब देखो, मैंने यही सेम फिगर ले लेते हैं। ये मेरी L1 है बच्चों, L1 है, ये मेरी एक लाइन है L1 के परपेंडिकुलर क्या है? L2 है, तो ये मैंने दूसरी लाइन लगाती L2, ये इसके परपेंडिकुलर है। आगे लिखा कि देखो एंड क्या है? L2 के परपेंडिकुलर हम L3 बनाएंगे। ये पूरी की पूरी L2 है, जहाँ आप इधर परपेंडिकुलर बना लो, जहाँ आप इधर बना लो, कहीं भी बना लो, क्योंकि परपेंडिकुलर तो तभी होगा ना जब 90 डिग्री का। तो मैंने इधर ही एक और लाइन बना दी L3। तो बच्चों ये देखो, ये लाइन L2 है, ये L3 L2 के परपेंडिकुलर है। मैंने ये लाइन भी सेटिस्फाई कर दी कि ये L2 के ऊपर ये L3 लाइन भी परपेंडिकुलर है। अब देखो, मुझे बताओ क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है? ये लाइन L1 है बच्चों, ये लाइन L3 है, ये तो एक दूसरे के पैरेलल आ गई है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के बच्चों पैरेलल हैं, तो ये तो परपेंडिकुलर बना ही नहीं। तो मतलब कि जो आपका L1 है इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, it is actually parallel to L3, it is actually parallel to L3। बच्चों देखो, मैंने कुछ भी ऐसी थ्योरी नहीं लिखी कि जो आपको समझ में ना आए। मैंने इजी से इजी लाइनें लिखी हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझना आ जाए। मतलब ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि आपका L1 कोमा L2 तो R को बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, और आपका L2 भी L3 को बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, लेकिन आपका L1 कोमा L3 नहीं बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। ये चीज़ नहीं बिलोंग कर रही ना रिलेशन को, बस आपने यही चीज़ लिखनी है। मैंने देखा कि L1 के ऊपर पहले हमने L2 परपेंडिकुलर बनाया, फिर L2 लाइन के ऊपर L3 मैंने परपेंडिकुलर बना दिया। अब हमने चेक किया कि L1 तो L3 के पैरेलल आ गया है, लेकिन मुझे तो परपेंडिकुलर चाहिए था, तो ये परपेंडिकुलर तो बच्चों आया ही नहीं। मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो मतलब जो आपने पूछा था इन्होंने क्वेश्चन में कि ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक। तो आपने हमेशा याद रखना, अगर ये MCQ की फॉर्म में आ जाए, अगर ये MCQ की फॉर्म में आ जाए, लेकिन ये बच्चों हमेशा केस स्टडी की फॉर्म में आता है, तो मतलब मुझे ये पता चल गया कि जब भी परपेंडिकुलर का केस आए तो आपका रिलेशन ऑलवेज सिमेट्रिक आएगा, ऑलवेज सिमेट्री आएगा, ओनली आपका क्या है? सिमेट्रिक आएगा। ये हमने क्या है बच्चों प्रूव भी कर दिया है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगला करते हैं हम पैरेलल लाइन के साथ। अभी देखो, सेम रिलेशन था, परपेंडिकुलर है, अब सेम ही रिलेशन हम पैरेलल के साथ करेंगे कि पैरेलल क्या है। वही उन्होंने बोला रिफ्लेक्सिव चेक करो, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस ध्यान से, कोई बात नहीं, सारा का सारा करवाऊंगी आपको मैं। ठीक है, अभी हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ी थी, हमने इक्विवेलेंस नहीं पढ़ा, छोड़ दो अभी इसको। देखो सेम ही लिखा है L1 कोमा L2, और L1 आपका क्या है? L2 के पैरेलल आना चाहिए। ठीक है, तो पहले उन्होंने बोला रिफ्लेक्सिव चेक करो, तो चलो पहले हम बच्चों क्या है इसका रिफ्लेक्सिव ही लिख लेते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव।
तो मुझे बताओ बच्चों, रिफ्लेक्सिव होता क्या है? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? अपनी पहचान खुद से ही, अपनी पहचान खुद से ही। खुद से कब होगी? जब आपका रिलेशन L1 L1 के साथ होगा। अब देखो, अब ये एक लाइन है, ठीक है। कोई भी लाइन बच्चों अपने आप के परपेंडिकुलर तो नहीं होती, लेकिन हर एक लाइन अपने आप के पैरेलल होती है। ये चीज़ याद रखना है आपने कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। अपने आप के वो क्या है बच्चों? पैरेलल होती ही होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हर एक लाइन क्या है बच्चों? अपने आप पे ही क्या है? पैरेलल होती है, ठीक है। तो मतलब L1 कोमा L1 आपका रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, कि मतलब L1 आपकी L1 के ही पैरेलल है, ठीक है। ऐसे ही आपका L2 भी L2 के साथ है, जो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब आपकी L2 भी L2 के पैरेलल है, मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। मतलब ये चीज़ याद रखिए, सिंगल लाइन अपने आप के बच्चों, ये तो हम प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट ही है कि हर एक लाइन क्या है? अपने आप के पैरेलल होती है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होती, ठीक है। और सेकंड हम करेंगे सिमेट्रिक के साथ, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब सच्ची दोस्ती, कि इफ A नोज B देन B नोज A, ठीक है। कि मतलब आपका क्या है कि अगर L1 कोमा L2 बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन को, देन आपका L2 कोमा L1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। यही चीज़ है सिमेट्रिक में। तो चलो देखते हैं। पैरेलल लाइन बोला है, मान लीजिए ये मेरी L1 है और मैंने इसके पैरेलल कर दी L2, ठीक है। अब देखो, L1 इज पैरेलल टू L2 ऑल्सो बच्चों, L2 भी तो L1 के पैरेलल है, ठीक है। कि इफ दोनों लाइनें हैं, क्योंकि कंडीशन में अब क्या है बच्चों? पैरेलल है। अब मैंने लिखा कि इफ L1 पैरेलल है L2 के, देन मैं लिख सकती हूँ कि L2 भी पैरेलल होगी L1 के, मतलब ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक भी है। देखो, पैरेलल वाले दो रिलेशन क्या है? सेटिस्फाई हो गए। थर्ड क्या आ गया मेरा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मैंने चेक करना है। ट्रांजिटिव, दोस्त की बहन मेरी भी बहन लगती है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। दोस्त की बहन मेरी भी बहन लगती है, कि इसका क्या है कि अगर L1 L2 के पैरेलल है, ठीक है, देन आपका L2 L3 के पैरेलल है, ठीक है। अब देखते हैं, चेक करते हैं, तीन लाइनों को कंपेयर करेंगे। ये L1 है बच्चों, L1 देखो L2 के पैरेलल है, यस। L2 के पैरेलल मैंने L3 भी कर दी। इसको देन ना लिखो, इसको एंड कर दो। देखिए मैंने क्या किया, L1 आपका L2 के पैरेलल कर दिया, L2 आपका L3 के पैरेलल है, L2 आपका L3 के पैरेलल है। ट्रांजिटिव कब होगा? जब L1 L3 के भी पैरेलल होगा। तो देखो बच्चों, L1 तो L3 के भी ऑटोमेटिकली पैरेलल बन गया ना। तो देखो ध्यान से देखो कि L1 भी आपका क्या है? L3 के पैरेलल है, तो ये भी ट्रांजिटिव है कि L1 आपका L2 के पैरेलल आया, L2 आपका L3 के पैरेलल आया, तो बच्चों L1 भी आपका L3 के पैरेलल आ गया। तो अगला क्या है? इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन हम इधर लिखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जब आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, ठीक है, जब आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, और जब आपका रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो। मतलब जब कोई भी रिलेशन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तब वो रिलेशन बच्चों क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है बच्चों। इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास में बच्चों क्या है? कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या है। बस अभी आप इक्विवेलेंस रिलेशन देखो कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। जब वो तीनों की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, कि कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम क्या है? इक्विवेलेंस क्लास को समझेंगे, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये आपकी बच्चों NCERT में भी है, ये CBSE 2010, 2018 और 2019 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इतनी बार ये क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें हम क्या है बच्चों, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन क्या है अपनी इंट्रोडक्शन पार्ट में डाला है, ताकि आपको क्या है हर एक कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शो डैट द रिलेशन आर ऑन द सेट, क्या आपने शो करना है कि एक रिलेशन है आर किस सेट का, ए सेट का। अब सेट को ध्यान से पढ़ना है, अपने सेट में क्या लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, और कंडीशन दे दिए हैं कि जो x की वैल्यू है वो क्या है 0 से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए और 12 से छोटी या उसके क्या है बच्चों आपके इक्वल होनी चाहिए। गिवन बाय r इज इक्वल टू a कोमा बी होना चाहिए सच डैट, और देखो ये सेट a दिया है और उसका रिलेशन दे दिया है, ठीक है, सेट a का रिलेशन आपको गिवन है कि a कोमा बी है आपका, सच डैट मॉड में आपका a माइनस बी लिख दिया, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। डरना नहीं है कि ये क्या क्वेश्चन में क्या लिख दिया हमें समझ में नहीं आ रहा, पहले बस आप एक क्वेश्चन देखो। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, उन्होंने ये बोल दिया कि ये एक सेट है ए है, उसका ये रिलेशन है, आपने ये प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और बच्चों क्या होना चाहिए आपका ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। और आगे इन्होंने ये पूछा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, कि जो भी वन को रिलेट कर रहे हैं उनके हमने सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, डेट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। अब इस अभी के लिए इस लाइन को क्या है आप स्किप कर दो, ठीक है, अभी के लिए इसको छोड़ दो, पहले हम क्या है इतना ही क्या है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चों, ये जो z लिखा हुआ है इसका मीनिंग है आपका इंटीजर्स, मतलब आपकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो सबसे पहले मैं क्या है इसी a को पहले लिखना शुरू करूँगी कि a का मीनिंग क्या है। तो बच्चों मेरे पास सेट a है, a की वैल्यू क्या है, ठीक है, ये आपको पता ही है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म बच्चों जब भी आपका क्वेश्चन होगा ना वो सारा का सारा सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। सबसे पहले आप उसको कोशिश करो कि उसकी आप रोस्टर फॉर्म लिख लो, क्योंकि रोस्टर फॉर्म लिखने के साथ क्या है आपको क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखो कंडीशन क्या है कि x आपका इंटीजर्स है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, जीरो भी, लेकिन इस केस में हमारी सारी की सारी पॉजिटिव है। x की वैल्यूज़ क्या क्या दी गई है कि वो जीरो के इक्वल भी है और जीरो से बड़ी भी है, मतलब x की वैल्यू तो जीरो से इक्वल है, तो मतलब मैं x की वैल्यू जीरो लिख सकती हूँ, और जीरो से बड़ी भी है। कहाँ तक बड़ी है देखते हैं कि x की वैल्यू 12 के इक्वल आती है और 12 से छोटी है, मतलब x की वैल्यू जीरो से लेकर 12 के अंदर तक है और जीरो भी है और 12 भी है। तो मैं लिख लेती हूँ कि x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और मैं 12 भी लिखूंगी। क्यों 12 लिखूंगी, क्योंकि इक्वल्स टू साइन है, अगर इक्वल्स टू साइन ना होता तो हम 12 और 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ये चीज़ तो सिंपल सी चीज़ है ना, आप लिख सकते हो। हमने क्या है इसकी क्या है बच्चों रोस्टर फॉर्म लिख ली। अब आपको शायद ईजी पता चल जाएगा, ये हमारा सेट है जिसमें इतनी वैल्यूज़ हैं, टेंशन नहीं लेनी। अगला क्या है रिलेशन लिखा है, अब रिलेशन मैं लिख लूँगी। मैंने रिलेशन लिखा, रिलेशन आर इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों ए कोमा बी लिख लिया इन्होंने, और सच डेट बोल दिया कि ए में से आपने बी माइनस करना है, और मॉड में लिख दिया। मॉड में क्यों लिखा बता देते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ क्या आपकी नेगेटिव भी आएगी, मॉड में करेंगे आपको पता पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। ए माइनस बी को मॉड में लिख लिया, और लिखा कि जो भी वैल्यू होगी वो क्या है मल्टीपल होगी आपकी 4 की, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका क्या मीनिंग है कि जब आप a में से b को माइनस कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट आएगा ना वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मल्टीपल मतलब क्या है कि 4 का डिविजिबल, मतलब देखिए इसका क्या मीनिंग है, मान लीजिए कि a माइनस बी, उन्होंने क्या बोली कि a माइनस बी में से कोई भी वैल्यू आ रही है, मैंने लिख लिया वो क्या है 4 का मल्टीपल होना चाहिए। लेट अस सपोज मैंने k लिख लिया, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, उसको मैंने k लिख लिया, मतलब वो वैल्यू, ये जो कुछ ना कुछ वाली वैल्यू है वो क्या है बच्चों 4 की मल्टीपल होना चाहिए। जब मैं a में से b को माइनस कर रही हूँ उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो बच्चों क्लियरली मतलब क्या है कि ये डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं 4 को इधर ले आऊँ तो k इधर रह जाएगा। k आपका क्या है बच्चों, k आपका कोई भी वैल्यू है, एनी वैल्यू,
जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना कोई भी वैल्यू, मैंने जैसे एक नंबर के लिए के लिख लिया, ठीक है, उस वैल्यू को डिनोट करने के लिए के लिख लिया, तो क्लियरली मतलब क्या है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करें वो 4 का डिविजिबल होना चाहिए। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अब आपको क्या कहने, देखिए मतलब मान लीजिए मैंने क्या किया, 0 में से अगर मैंने 4 को माइनस किया तो वैल्यू बच्चों -4 है, -4 है तो मोड में लिखेंगे तो पॉजिटिव ही रह जाएगी, मोड के बाहर लिखेंगे तो पॉजिटिव। 4 अब मुझे बताओ 4 के साथ डिविजिबल है? यस डिविजिबल है, बस यही मीनिंग है। अब क्या इतना आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा था? चलो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए सबसे पहले हम क्या है इसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो चलो करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव क्या है? खुद की सेल्फी लवर, ठीक है, ये ट्रिक याद रखो, सेल्फी लवर मतलब आपका क्या है कि एक्स का एक्स के साथ रिलेशन होना चाहिए, यही मीनिंग है कि एक्स का आपका एक्स के साथ। अब मैंने क्या है जितने भी ये एलिमेंट्स हैं उनको मैंने क्या है, ये एक्स है, एक्स ही लिखा है कि एक्स का रिलेशन एक्स के साथ क्या है बच्चों होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से मैं लिख क्या रही हूँ। अब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने a, b को x, लिख लिया ना। अब क्योंकि a, b में क्या है सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेरे क्या है x की वैल्यूज है, सारी की सारी क्या है मेरी x की वैल्यूज है। हम कोई भी फंक्शन लिखेंगे x, y लिख सकते हो आप, कोई भी वैल्यूज को जब डिनोट करना है, ठीक है, हमने x ले लिया। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बच्चों के x, x होना चाहिए। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, माइनस करो आप मॉड में, तो मतलब अगर मैं x में से x माइनस करूँ मॉड के अंदर तो वैल्यू तो 0 आनी चाहिए। अब मुझे बताओ क्या 0 डिविजिबल है 4 के साथ? हाँ हम डिवाइड कर सकते हैं, 0 इज डिविजिबल बाय 4। देखो x की वैल्यू अब आप 0 ले लो, 0 में से 0 गया 0, वो भी क्या है 4 के साथ आपका डिविजिबल है, वो भी आपका क्या है बच्चों 4 के साथ डिविजिबल है, कर सकते हैं। अब देखो x की वैल्यू अगर 1 रख लो, 1 में से 1 माइनस करो 0, 4 के साथ डिविजिबल होगा। 2 रख लो, कि सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज है सारी के सारे का रिजल्टेंट कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा, 0 ही आएगा ना। सेम वैल्यू में से जब आप सेम वैल्यू को माइनस कर रहे हो तो रिजल्टेंट 0 आएगा, तो 0 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे उसका रिजल्टेंट 0 आएगा। मतलब 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी के साथ डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो हैंस मैं इसको लिख सकती हूँ कि हैंस हमारा क्या है कि जो x, x है वो क्या है इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अगर ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो हमारा जो आर रिलेशन है बच्चों वो क्या है, वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो पहला रिलेशन हमने सेटिस्फाई कर दिया। अब दूसरा क्या है, दूसरा रिलेशन है मेरे पास सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या है? दोस्ती, गहरी दोस्ती, ठीक है, कि अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो तुम भी मेरे दोस्त हो। मतलब क्या है कि x, y बिलोंग करना चाहिए आपका इस रिलेशन को। अब इससे पहले मैं एक चीज़ आपको मोड के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूँगी बच्चों। मान लीजिए इस मोड के अंदर x है, क्योंकि मोड में हमारा x, a, b है ना, इसलिए मैं समझा रही हूँ। मान लो x की वैल्यू क्या है 4 है, मोड के अंदर है। अब ये मोड को जब हम हटाएंगे ना, इस मोड को हटाएंगे तो ये जो 4 है इसकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हो जाए। क्यों? क्योंकि मोड की एक ही खासियत है कि जो वैल्यू पॉजिटिव उसको नेगेटिव कर देता है, जो नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो मतलब जब इस मोड साइन हटाने के लिए ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगी, ये चीज़ आप याद रखना। तो अगर इस वैल्यू को मुझे फिर से ऐसे करना है तो फिर से हम इसको मोड के अंदर लिख लेंगे और ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में? ये बेसिक सी चीज़ें हम क्या छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, आपको सिर्फ एक रिमाइंड कॉल के लिए मैंने क्या है थोड़ा सा समझाया, क्योंकि इसकी हमें हेल्प पड़ेगी अब इस सिमेट्रिक वाले में। तो देखते हैं, अब देखिए कंडीशन क्या थी, a माइनस बी। देखो इधर तो सौखा है, इधर तो थोड़ा इजी था ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या था खुद में से खुद को माइनस करना था। सिमेट्रिक में अलग बात है, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या है, मैंने अभी देख देखा a माइनस बी आपका 4 का मल्टीपल होना चाहिए, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मैं लिख सकती हूँ कि अगर मैं x में से y की वैल्यू को माइनस करूँ, ठीक है, वो 4 का डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। वो क्या है 4 का डिविजिबल होना चाहिए, या फिर 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है
4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। अब बच्चों ध्यान से देखो, इस सिमेट्रिक को लाने के लिए, इस सिमेट्रिक, अब आप वैल्यूज़ ना पुट करते रहना। अब देखिए, अब कई बच्चे क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट करते रहेंगे। बच्चों सिमेट्रिक है, कितनी वैल्यूज़ हैं, कहाँ तक पुट करते रहोगे, कितनी हैं, आपका तो टाइम ही इसमें चला जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो, आपको उसको ऐसे ही थ्योरेटिकल में करना पड़ेगा। तभी बोलते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन में क्या है, थ्योरी है। बच्चे क्या है, लर्न करते रहते, क्रैम करते रहते। क्रैमिंग नहीं करनी, ध्यान से देखो मैं करती क्या हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो, क्रैमिंग नहीं है। देखिए कि सिमेट्री कब होगा कि अगर x, y, अगर मैंने कहीं से y, x ले आई ना, अगर मैं कैसे भी y, x ले आई, कि इसको अगर मैंने y, x ला दिया, कि इस y, x को r के बिलोंग कर दिया, तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब आपको पता है, आप थ्योरी में आप ये चीज़ पता कर लो कि आपने प्रूफ क्या करना है, तो आपको पता चल जाएगा। अब मैंने वही चीज़ बताई ना। अब देखो, अब x, y तो मैंने देखा कि वो, देखो x, y तो मैंने देखा कि वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि a, b है। हम इधर a, b नहीं लिखे, क्योंकि रिलेशन में a, b है। हम अलग अलग सभी में डिफाइन करें, तो हमने x, y अलग फंक्शन ले लिया एक, ठीक है। तो मैंने देखा है कि x, y तो क्या है, रिलेशन में आ रहा है, क्योंकि a, b है, तो मतलब x, y भी हमारा क्या है, रिलेशन को बिलोंग करता है। और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, मेरी 4k के इक्वल है, ठीक है। अब अगर बच्चों मुझे इधर y, x चाहिए, क्योंकि मैंने x, y है ना, उसको y, x बनाना है। अगर मैं इसका माइनस बाहर निकाल लूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहले मैं क्या करूँगी, पहले मोड हटाऊँगी। अब ऐसा ना कर, अब पहले मोड हटाओ। मैंने मोड हटाया, मोड हटाने के लिए क्या है, ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी। इजी हो गया। जैसे मैंने अभी ये, इसीलिए मैंने ये चीज़ बताई थी अभी पहले। मैंने पहले मोड हटाया, वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, ठीक है। अब मुझे y पहले चाहिए, मैंने क्या किया, -y पहले लिख लिया और पॉजिटिव x बाद में लिख लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, पॉजिटिव नेगेटिव 4k के। अब y पॉजिटिव चाहिए, तो मैंने नेगेटिव साइन बाहर निकाला, y पॉजिटिव बन गया और पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव बन गई, इज इक्वल्स टू पॉजिटिव नेगेटिव 4k हो गया। अब इस नेगेटिव साइन को हम इधर लेकर आएंगे, और ये पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि इस पॉजिटिव साइन को ये नेगेटिव नेगेटिव कर देगा, और इस नेगेटिव साइन को ये नेगेटिव नेगेटिव क्या पॉजिटिव कर देगा। तो y, x किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव 4k। बच्चों ये होता तो एक ही चीज़ है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जैसे हमारे बुक्स में क्या है लिखा जाता है, उसके लिए हम करवा रहे हैं। आपको भी पता है कि जब भी कोई नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव जाएगी, तो नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्टेंट तो बच्चों नेगेटिव बनता है, और नेगेटिव नेगेटिव रिजल्टेंट पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। अब मैंने लिख लिया, अब इसको मॉड में लेकर आना है। तो बच्चों अगर मैंने y, x मॉड का लिखा, तो ये वैल्यू हमारी सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएगी। उल्टा कर दिया ना, कि इसको हमने वापस मोड में ले आए, रिवर्स कर दिया। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर मोड हटाया जा सकता है, तो इसी साइन से दोबारा मोड लगाया भी जा सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि x, y को y, x लेकर आना था कैसे भी, तो मैंने उसके लिए पहले मोड हटाया। मोड हटाने के बाद जब मुझे y, x मिला, तो इन्हीं वैल्यू की हेल्प से मैंने फिर से मोड लगा दिया, ठीक है। अब देखो, इससे मुझे ये पता चल गया कि y, x भी 4 का मल्टीपल है, ठीक है। कि मुझे ये पता चल गया कि मोड में जो y, x है वो क्या है, 4 का मल्टीपल है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये चीज़ मुझे पता चल गई। अगर 4 का मल्टीपल है, तो देयरफॉर y, x भी हमारा क्या है, रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारा रिलेशन ही क्या कहता था कि ये मल्टीपल होना चाहिए 4 का, ठीक है। तो इसी मैंने a, b को, a माइनस बी को x माइनस वाई लिख लिया, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि x माइनस वाई अगर बच्चों 4 का मल्टीपल है, तो अगर मैंने कैसे भी y, x 4 का मल्टीपल ले आई, तो मतलब y, x भी रिलेशन को बिलोंग करे, मतलब ये रिलेशन भी आपका सिमेट्रिक है ना। इजी, कुछ भी देखो बच्चों टफ नहीं है इसमें, आप बस समझो कि सिमेट्रिक क्या था, ठीक है। कि x, y हमारा रिलेशन में आया, तो मैंने y, x ले आई, तो ये सिमेट्रिक है।
अब रह क्या गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ध्यान से देखना तो ऐसा ही है, बस क्या है उसमें, मतलब दोस्त की बहन मेरी भी बहन, तो 3 चीज़ें आ गई ना। तो ट्रांजिटिव में तो हम 2 ही चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, तो सॉरी सिमेट्रिक में तो हम 2 ही चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, ट्रांजिटिव में बच्चों हम 3 करेंगे। तो चलो ट्रांजिटिव करते हैं। ट्रांजिटिव ठीक है, तो ट्रांजिटिव में क्या है बच्चों कि अगर मान लीजिए आपका x कोमा वाई है, अब आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों x कोमा वाई लिखा, a कोमा b क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों a कोमा b हमारे क्वेश्चन में था, इधर हमने क्या है इसको कंफ्यूज ना हो जाए इसीलिए x कोमा वाई लिख रहे हैं। देखिए अगर आपका x कोमा वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड मैंने लिख लिया y कोमा जेड, क्योंकि अब मुझे कोई और तीसरा बंदा चाहिए ना, ट्रांजिटिव में 3 वैल्यूज होती हैं, x है y है, अब तीसरा बंदा ले आए z, इसीलिए हमने इधर ए बी नहीं ले रहे थे, क्योंकि आप कहोगे c तो है ही नहीं क्वेश्चन में, रिलेशन में है ही नहीं, तो हम नहीं करेंगे। इसलिए हम क्या जब भी प्रूव करना हो ना, आप अलग वेरिएबल्स लो, ना कि जो रिलेशन में पूछे गए हैं वो वाले वेरिएबल्स लो। ठीक है बच्चों, तो x कोमा वाई कोमा जेड भी आपका क्या है रिलेशन को बिलोंग करेगा। ट्रांजिटिव कब होगा, ट्रांजिटिव होगा जब आपका x क्या है z को बिलोंग कर ले, जब आप क्या है x को z के साथ कंपैरिजन आपका हो जाए, तब आपका ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मैंने 2 वैल्यूज लिख ली कि मान लीजिए ये दोनों वैल्यूज है, ये रिलेशन को बिलोंग करिए, मान लीजिए, माना है, करती नहीं है। ठीक है, बिलोंग करने के लिए इनकी कंडीशन क्या है, कंडीशन की थी मॉड में x कोमा वाई जो कि हमारे 4k का मल्टीपल आना चाहिए, एंड इसको भी मॉड में लिखेंगे, इसको भी मॉड में लिखेंगे ना, y कोमा जेड, ये भी 4 का मल्टीपल आना चाहिए, लेकिन अब k नहीं लिखेंगे। मान लें बच्चों अब इसका कुछ ना कुछ वैल्यूज आ रही है, तो इसको भी जब माइनस करोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मान लीजिए मैंने उस वैल्यू को m लिख लिया, क्योंकि सेम वैल्यू तो नहीं आएगी ना। ठीक है, अब इसको मैंने डिनोट करने के लिए m लिख लिया, इस वाली को हमने k ही लिख रहे हैं, सेम है। ठीक है, सेम है बच्चों। अब देखो, अब मैंने क्या किया, फिर से मोड साइन हटाया, ब्रैकेट लेकर आई, x माइनस वाई, मोड साइन हटाने के लिए ये 4k क्या है पॉजिटिव नेगेटिव 4k हो जाएगा। ठीक है, एंड इसका भी मोड हटाया, ये y माइनस जेड मैंने ब्रैकेट में लेकर आई, और ये पॉजिटिव नेगेटिव मेरा 4m हो जाएगा। अब ये चीज़ तो बच्चों पता ही ना आपको कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ही है कि ये मल्टीपल है 4k, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसी के साथ हम ये वाली वैल्यूज़ क्या है सभी डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, a माइनस बी की जगह इधर x माइनस वाई लिख लिया, 4k की जगह 4k रख दिया, इधर a माइनस बी की जगह मैंने y माइनस जेड कर लिया, और इधर मुझे a ऑलरेडी मैंने 4k लिख लिया है, और इसको k नहीं लिखा मैंने, कोई और लिख लिया, m लिख लिया। आप कुछ भी लिख लो, p लिख लो, q लिख लो, u लिख लो, v लिख लो, आपकी मर्जी, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो जो आपको ईजी लगता है। पहले मैंने मोड हटाया और ये वाली वैल्यूज लिख ली। क्यों, क्योंकि देखो बच्चों मुझे प्रूफ क्या करना है, मैंने कैसे भी x कोमा जेड लेकर आना चाहूँगी, x कोमा जेड लेकर आना चाहूँगी। सिमेट्रिक में मुझे देखो y कोमा x चाहिए था, मैं वो ले आई। ठीक है, अब देखो मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ, ध्यान से देखो, x कोमा वाई, वाई कोमा, अगर कैसे भी ये y कैंसिल हो जाए तो x का z के साथ हो जाएगा। अब मैं ध्यान से देख रही हूँ बच्चों इन दोनों वाली इक्वेशंस को, इधर y नेगेटिव है और इधर y पॉजिटिव वैल्यू है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, अगर मैं दोनों के इक्वेशन को ऐड कर दूँ, ऐड कर लो आप, ऐड करते हैं, x माइनस वाई को मैंने ऐड किया y माइनस जेड के साथ, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी, और राइट हैंड के साइड, ये प्लस माइनस एज इट इज 4k में आप क्या है 4m ऐड कर दोगे। ठीक है, इसको ऐसे आप ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, 4k में आप नहीं, सॉरी 4 आप बाहर ही निकल जाएगा आपका, सॉरी दोनों में 4 कॉमन है ना, सॉरी। ठीक है, ये दोनों में ऐड हुआ, और ये क्या हो जाएगा आपका 4k में 4m ऐड करोगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है तो सीधा या 4 बाहर निकालो, अंदर कुछ भी k प्लस m कर लो आप। ठीक है, आपका क्या है पॉजिटिव नेगेटिव है, इन दोनों का ऐड कर दिया, इन दोनों का ऐड कर दिया। ठीक है, वैल्यू क्या है बच्चों आपकी पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर वो आपका क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं जाना, मतलब जो भी वैल्यू आएगी बच्चों आपको पता है वो 4 का मल्टीपल तो होगी, इसीलिए मैंने 4k। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, टीचर ये तो 4 + 4 8 होगा, आपने 8 क्यों नहीं लिख दिया।
बच्चों हमारा क्या है, 4 का मल्टीपल है। मैंने क्या किया, इसका जब इसको आप इसमें ऐड करोगे कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी, मुझे भी पता है, लेकिन उस वैल्यू में 4 का मल्टीपल तो होगा ही होगा ना। इसीलिए मैंने 4 का मल्टीपल ले लिया और अंदर k+m ही कर दिया कि जो मर्जी वैल्यू, मुझे नहीं पता, ठीक है, कि 4 का मल्टीपल तो होगा ही जो वैल्यू आएगी, तो इसलिए मैंने सिर्फ 4 लिखा, ठीक है, क्योंकि हमें 4 चाहिए था। ओके अब हमने ऐड किया तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या आएगी, x माइनस जेड इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 4। अब बच्चों देखो k में आप m ऐड कर रहे हो, मतलब कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो, एक वैल्यू दूसरी में वैल्यू में ऐड कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मैंने लेट कर लिया जो वैल्यू आएगी वो n आएगी, क्योंकि साथ साथ हम k+m तो नहीं लिखे जाएंगे ना, क्योंकि जो वैल्यू ऐड की उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, मैंने n डोनेट कर लिया। अब ये देखो इसको मोड में लेकर आएंगे। मोड में क्यों लेकर आ रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है ना वो ही मोड में गिवन था, ठीक है, इसीलिए मोड में ज़रूरी है। तो इसको मोड में लेकर आने के लिए रिवर्स कर दो, ये x माइनस जेड और ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाएगी, ठीक है, रिवर्स कर देना। तो देखो क्लियरली मुझे ये पता चल गया कि जो जो मोड है x माइनस जेड का वो क्या है, मल्टीपल आ गया है मेरे 4 का, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये 4 का मल्टीपल है तो देयरफॉर जो x, z है वो हमारा बिलोंग करता है रिलेशन को, क्योंकि हमने यही प्रूव करना था कि ये मल्टीपल है जो मोड है, अगर तो वो मल्टीपल आ गया मतलब 4 का, तो ये हमारा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो मैंने वही चीज़ प्रूव कर दी कि x माइनस जेड का मोड हमारा 4 का मल्टीपल है, तो मतलब x, z भी मेरा क्या है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये वाला जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है। तो बच्चों देखो इस रिलेशन ने तीनों की तीनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दी, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हैंस ये प्रूफ हो चुका है कि ये रिलेशन हमारा क्या है बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये अब आगे पढ़ते हैं। अब बोला है उन्होंने दैट इज इक्विवेलेंस क्लास। क्लास हमने 1 फाइंड करनी है। 1 फाइंड करने से पहले मैं 0 समझाना चाहूँगी कि इक्विवेलेंस क्लास क्या। इक्विवेलेंस रिलेशन और क्लास में बहुत फ़र्क है बच्चों, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। पहले हम इक्विवेलेंस क्लास के बारे में अब हम समझेंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या है। एग्जाम्पल के लिए पहले मैं 0 के लिए समझाऊंगी, फिर हमने क्वेश्चन में 1 पूछा है तो 1 की फाइंड करेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंस क्लास को हम हमेशा ही ऐसे लिखते हैं, जिसकी इक्विवेलेंस क्लास है उसको हमने ऐसे क्लोज ब्रैकेट्स में क्या है लिखना है। पूछी उन्होंने 1 की, पहले मैं समझाऊंगी आपको 0 की। मान लीजिए 0 की इक्विवेलेंस क्लास पूछिए, कैसे लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास बच्चों। पता क्या होती है कि अब देखो कंडीशन इसी में लेकर आओ कि जब, एक सेकंड, चलो सॉरी बच्चों, हाँ जी कहाँ थे हम। इक्विवेलेंस क्लास क्या है, 0 की हमने फाइंड करनी है। तो बच्चों चलो 0 की इक्विवेलेंस क्लास देखते हैं। हमारा पहले 0 तो अब देखो ये वाली कंडीशन देखो, आपका a, b है, सॉरी a, b है, और कंडीशन में आपका क्या है a माइनस b में लिखा है, ठीक है। 0 को छोड़ दो, ठीक है। अगर क्योंकि 0 की हमने फाइंड करनी है ना, हमने 0 को फाइंड करनी है, तो 0 में से चलो 0 ही ले लो। 0 को फाइंड करनी है तो 0 में से बच्चों जब मैं 0 माइनस करूँगी तो 0 ही आएगा, क्या x भी मेरा 0 और y भी मेरा 0 है, ठीक है। अब इक्विवेलेंस क्लास में अब मैं 1 लूँगी। देखो बच्चों 1 में जब मैं 0 माइनस करूँगी, 0 का मतलब इक्विवेलेंस क्लास 0 का मतलब कि जितने भी वेरिएबल है उसमें से सभी में से 0 माइनस करी जाओ, ठीक है। 1 में से 0 माइनस करो तो वैल्यू 0 होती है। क्या 0 आपका 4 का मल्टीपल है, नहीं है। आगे 2 में से 0 माइनस करो तो क्या आता है, सॉरी 1 में से 0 माइनस किया तो मैंने तो 1 लिख लिया, आपने भी नहीं बताया। 1 में से 0 माइनस करो तो 1 आता है। 1 क्या 4 का मल्टीपल है, नहीं है। 2 में से 0 माइनस किया तो 2 आया। 2 क्या 4 का मल्टीपल है, नहीं है। 3 में से 0 माइनस किया 3 आया, क्या 3 4 का मल्टीपल है, नहीं है। 4 में से 0 माइनस किया 4 आया, क्या 4
4 का मल्टीपल है, यस है। मतलब इक्विवेलेंस क्लास में आपने ये बात याद रखनी है कि जिसकी क्लास पूछी गई है वो वाला नंबर तो आप लिखोगे 0, ठीक है। आगे देखना है कि आपने इस कंडीशन को कौन सी क्लास सेटिस्फाई करी है। मैंने जब ये 0 में से इन सभी एलिमेंट्स को माइनस किया, 1 में से 0 माइनस किया, वो 4 का नहीं मल्टीपल आया, मतलब मुझे पता है 4 में से 0 माइनस किया 4 आया, वो 4 का मल्टीपल है, मतलब इस इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग करा। अब आपको पता अगला एलिमेंट कौन सा आएगा, 8, क्योंकि 4 के मल्टीपल इनमें से है ही क्या, 4 है, 8 है और 12 है। इनमें से जब आप 0 माइनस करो तो यही वैल्यूज आएंगी, मतलब यही 0 की इक्विवेलेंस क्लास है, 0, 4, 8, 12। मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि इक्विवेलेंस क्लास में क्या होता है कि जिसकी क्लास पूछी गई है, जैसे कि 0 जो आपका सेट है उसी में से उसी वैल्यू को कंडीशन में क्या है, रिलेशन में आपका माइनस किया है, तो उसी में से आपने सभी को माइनस करते जाना है और देखना है कि जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है क्या वो 4 का मल्टीपल है, क्योंकि रिलेशन आपने रिलेशन पढ़ना है, ठीक है। रिलेशन और सेट दोनों को कंपैरिजन करना होता है इक्विवेलेंस क्लास में, ठीक है। तो मैंने देखा कि जब जब जितना जितना मैं इन सभी वैल्यूज़ में से 0 को माइनस करती गई तो मैंने देखा 4 के मल्टीपल जो आते हैं वो क्या है, एक तो 0 खुद ही है, एक 4 है और एक 8 है, एक और 12 है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि 4 की इक्विवेलेंस, मतलब कि जो 0 की इक्विवेलेंस क्लास है वही आपकी 4 की होगी, वही आपकी 8 की होगी और वही आपकी 12 की भी होगी। इसका क्या मीनिंग है बच्चों कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना इक्विवेलेंट क्लास के वो एक दूसरे के रिलेटेड आएंगे, ठीक है। कि 0 के इतने, ऐसे ही जब आप 4 की करोगे उसके भी यही चारों के चारों आएंगे, ऐसे ही अब जब आप 8 की इक्विवेलेंस क्लास करोगे उसके भी ये चारों एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। कि उन्होंने यही बोला था ना, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो जब आप 8 के करोगे उसके भी ये एलिमेंट्स आएंगे, 12 के करोगे तो उसके भी यही के यही एलिमेंट्स क्या है बच्चों आएंगे। तो आप एक चीज़ आपको पता चल गई कि इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल आएंगे जब उनकी इक्विवेलेंट क्लास होगी। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 1 की क्लास। अब ध्यान से देखना, अब अगर हम 1 की क्लास करेंगे तो 1 के सेट लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने यही पूछा ना, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। 1 के सेट क्या है, अब 1 का क्या मीनिंग है कि ये जितने भी एलिमेंट है इनमें से सभी में से 1 को माइनस करना है और देखना है कि जो रिजल्टेंट है क्या वो 4 का मल्टीपल है। कि जब आप इतने सारे एलिमेंट में से 1 को माइनस करोगे तो जो वैल्यू आ रही है तो चेक करना कि वो 4 की मल्टीपल है, तो चेक करते हैं। देखिए जब भी आपको इक्विवेलेंस क्लास पूछी गई हो 1 के पीछे वाली नहीं देखनी, जैसे कि आप 0 को नहीं अब देखोगे, ठीक है। अब आप क्या है सीधा ही 1 से स्टार्ट करोगे, ऐसे कि 1 की क्लास देखो 1 तो है ही है, मतलब उसके अगली वाली नंबर आपने क्या है देखने शुरू कर देने। 1 तो है ही है, हम आगे क्या है हमारा 2, तो 2 अगला नंबर है, 2 में से 1 माइनस करो 1 है, क्या ये 4 का मल्टीपल है, नहीं। 2 के अगला नंबर 3, 3 में से 1 माइनस करो कितना आता है बच्चों, 2 आता है, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं। अगला नंबर है 4, 4 में से 1 माइनस करो 3 आता है, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। अगला नंबर है हमारा 5, 5 में से 1 माइनस किया, रिजल्टेंट वैल्यू आ गई 4 आ गई, ठीक है। मतलब हमारा अगला एलिमेंट क्या है सेट में 5 है, कि 5 में से जब हम 1 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, उसका रिजल्टेंट 4 आता है और जो 4 है वो हमारा 4 का मल्टीपल है। ऐसे ही जब मैं 6 में से 1 माइनस करूँगी उसका रिजल्टेंट 5 आता है, 5 भी हमारा क्या है बच्चों 4 का मल्टीपल नहीं है। ऐसे ही जब मैंने 7 माइनस किया तो वैल्यू 6 आई, ये भी मेरा 4 का मल्टीपल नहीं है। 8 में से माइनस किया 1 को, वैल्यू 7 आई, ये भी मेरा 4 का मल्टीपल नहीं है। ऐसे ही मैंने 9 को माइनस किया 1 में से और 8 वैल्यू आई, ये हमारा 4 का मल्टीपल है। तो सेकंड वैल्यू आ गई, थर्ड वैल्यू आ गई मेरी 8। अब इधर ध्यान से देखो और कौन सी वैल्यू आ सकती है, सॉरी 8 नहीं स्टूडेंट मिस्टेक होगी, 9, अगली वैल्यू क्या है 9। अब देखो और तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, 9 में से 1 माइनस किया 8, 10 में से 1 माइनस किया 9, इसका 10 आ जाना था, इसका 11 आ जाना था। मतलब सिर्फ यही 1 के एलिमेंट्स है, 1, 5, 9, इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स नहीं है जिसके क्या है आपका 4 का मल्टीपल आए। जैसे देखो 10 में से 1 माइनस किया बच्चों वो आता है 9, ये आपका 4 का
मल्टीपल नहीं है। ऐसे ही 11 - 1 ये आपका 10 है, ये भी आपका 4 का मल्टीपल नहीं है। ऐसे ही 12 - 1 ये आपका 11 आता है, ये भी आपका 4 का एलिमेंट मल्टीपल नहीं है। तो 12 तक ही हमारे क्या है बच्चों एलिमेंट खत्म थे। तो मतलब इन्होंने पूछा था इक्विवेलेंस क्लास बतानी थी आपने 1 की, तो मैंने 1 की इक्विवेलेंस क्लास बता दी, डेट इज़ 159। तो इसी से मुझे ये भी पता चलता है कि जो 1 की क्लास है वही आपकी 5 की भी होगी और वही आपकी बच्चों 9 की भी होगी। एक बात आपने ध्यान दी, जब मैंने इक्विवेलेंस क्लास 0 और 1 को कंपेयर किया, दोनों को कंपेयर करो बच्चों, जो 1 में एलिमेंट है वो 0 में नहीं आ रहे, जो 0 में है वो 1 में नहीं आ रहे। मतलब कि एलिमेंट्स ऑफ 1 इक्विवेलेंट क्लास इज नॉट रिलेटेड टू अनदर इक्विवेलेंट क्लास, कि एक इक्विवेलेंट क्लास के जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरी इक्विवेलेंट क्लास के एलिमेंट्स के बच्चों रिलेटेड नहीं आते। ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन वो दूसरे एलिमेंट्स के, देखो इसके 4 0 4 8 12 है, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट्स क्या है इसका आ रहा है, नहीं आ रहा। आई होप आपको क्या है इक्विवेलेंस क्लास अच्छे से समझ आई होगी बच्चों। इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड कर सकते हो, आप रिलेशन और सेट दोनों को कंपेयर करके ही इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर सकते हो। ओके बच्चों, अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। अगला हमारा है फंक्शन, बहुत इजी है। पहले हम थोड़ा क्विक रिकैप कर लेंगे जो हमने क्या है क्लास 11th में थोड़ा पढ़ा था कि फंक्शन क्या होते हैं। देखो फंक्शन क्या है कि ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन। मान लीजिए एक सेट ए है एक सेट बी है, हम इन दोनों के रिलेशन को तभी फंक्शन बोलेंगे जब क्या है हर एक एलिमेंट जो है सेट ए का उसकी एक क्या है यूनिक इमेज होगी सेट बी में। अब बच्चों ये जो यूनिक इमेज वर्ड है ना, ये थोड़ा याद रखना क्या मीनिंग है इसका। मीनिंग ये मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी अभी आपको। देखिए कोई भी डेफिनेशन हो ना, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझोगे तो आपको बच्चों क्या अच्छे से याद होगा कि क्या उसका मीनिंग है। ठीक है, मैंने 4 एग्जाम्पल्स दूंगी आपको अलग अलग, आपको पता चल जाए कि ये फंक्शन है कि नहीं है। देखिए पहला है, मान लीजिए मैंने क्या कि मान लीजिए कि ये जो 1 है इसका रिलेशन ए के साथ है, मैंने 2 का रिलेशन बी के साथ कर दिया, और मैंने 3 का रिलेशन सी के साथ कर दिया, और 4 का रिलेशन डी के साथ कर दिया। मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है। आपने बच्चों 11th क्लास में पढ़ा है ना, तो बताओ थोड़ा क्या ये फंक्शन है। यस ये फंक्शन है। ये जो रिलेशन R1 है, मान लो ये रिलेशन R1 है, इसको मैंने R2 रिलेशन कर दिया, इसको R3 कर दिया और इसको R4 कर दिया। ठीक है, अब ये वाला रिलेशन क्या है फंक्शन है। कैसे है, मैंने देखा कि ये जो सेट ए है इसके जो हर एक एलिमेंट्स है 1 2 3, 1 की इमेज ए है जो कि यूनिक है। ठीक है, 2 की भी कोई ना कोई इमेज है, 3 की भी कोई ना कोई इमेज है, और 4 की भी कोई ना कोई इमेज है, जो सारी की सारी इमेज ही क्या है बी सेट में बन रही है। तो मैंने देखा कि पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ए के जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो बी सेट के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या है एक यूनिक इमेज बना रहा है। अब ध्यान से देखो, अब मैं एक और चीज़ करती हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि 1 की इमेज ए है, कि 1 ए को बिलोंग कर रहा है। अब मैंने क्या मान लीजिए 2 जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, और जो मेरा 3 है वो भी क्या है बी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और जो 4 है वो सी को भी बिलोंग कर रहा है और डी को भी बिलोंग कर रहा है। क्या ये फंक्शन है? कंफ्यूजिंग हो गए? क्यों नहीं फंक्शन है? अब ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं? देखिए 1 की एक यूनिक इमेज है डेट इज 2, सही है। 2 की भी एक यूनिक इमेज है बी, और 3 की भी एक यूनिक इमेज है बी। बेशक बी दोनों की कॉमन है, लेकिन इनके है तो इनकी अलग अलग ना। 2 की अपनी इमेज है और 3 की अपनी इमेज है। लेकिन बच्चों ये जो नंबर 4 है इसने तो 2 इमेज ले ली, इसने तो सी भी ले लिया डी भी ले लिया, कि मतलब 4 हैज़ 2 इमेज। ये जो एलिमेंट है 4 इसकी 2 इमेज आ रही है। बच्चों यूनिक इमेज का क्या मीनिंग है कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी। देखो बेशक बी दोनों में कॉमन, लेकिन 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है।
बेशक वो शेयरिंग है, कोई बात नहीं, लेकिन 4 की बच्चों 2 इमेज आ रही हैं, तो ये मेरा फंक्शन नहीं होगा, ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। क्यों? बिकॉज 4 हैज़ 2 इमेज, क्योंकि जो एलिमेंट है 4 उसकी 2 इमेजेस हैं, ये मेरा फंक्शन नहीं है। बच्चों टाइप्स पढ़ने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि फंक्शन कौन से वैलिड है, कौन से नहीं वैलिड है, कि आपको फंक्शन पता होना चाहिए फंक्शन होता क्या है। तो चलो अगला देखते हैं। मान लीजिए मैं अब इस डायग्राम को कैसे, हाँ मान लीजिए 1 की इमेज ए है, 1 की इमेज ए है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज भी 3 की इमेज भी क्या है, बी है, और 4 की इमेज क्या है, सी है। अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? जल्दी से बताओ। यस ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है, बेशक बी शेयरिंग में है, कोई बात नहीं, 1 की अलग इमेज है, बी की भी अलग है, 3 की भी अलग है, 4 की भी अलग है, मतलब हर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी, ये कंपल्सरी है, यूनिक इमेज है, हर एक की एक इमेज हो रही है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ली मैंने, मान लीजिए 1 की इमेज ए है, बी की इमेज और 2 की इमेज बी है, और 3 की इमेज सी है। अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है? जल्दी बताओ क्या ये फंक्शन है? सोचो थोड़ा, ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि जो चौथा एलिमेंट रह जाता है इसकी कोई ना कोई इमेज इन्होंने बनाई नहीं, हैज़ नो इमेज। डेफिनेशन में यूनिक इमेज है, मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज होनी अनिवार्य है, एक ना एक इमेज होनी अनिवार्य है। तो बच्चों ये 4 तो अकेला बच गया, मतलब 4 हैज़ नो इमेज, इसलिए ये फंक्शन नहीं बनता। अब पहले मैं ये थोड़ा रिकैप किया था कि आपको पता चल जाए कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन से नहीं, ताकि आपको इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना थोड़ा ईजी हो जाए। ओके बच्चों, बढ़ते हम अपने अगले तरफ के, ये आपका लास्ट ही टॉपिक है, थोड़ा सा रह गया टाइप्स ऑफ फंक्शन। 2 टाइप हम करेंगे बच्चों, 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, ठीक है। जल्दी से करते हैं, बहुत इजी है। देखिए बच्चों 1 फंक्शन हम तभी बोलेंगे जब क्या है, हर एक एलिमेंट जो है ए सेट में उसकी एक यूनिक एंड डिस्ट्रिक्ट इमेज होगी बी सेट में, ठीक है। ये यूनिक और डिस्ट्रिक्ट इमेज याद रखना, ठीक है, कि हर एक एलिमेंट की क्या है बच्चों, एक इमेज होनी ज़रूरी है। मान लीजिए आपका क्या है, पहला फंक्शन है आपका 1 की इमेज क्या है बच्चों, ए है, 2 की इमेज मान लीजिए बी है, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज डी है। क्या ये 1 फंक्शन है? यस ये 1 फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की क्या है, एक इमेज है, तो ये क्या है बच्चों, 1 फंक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, और 4 की इमेज क्या है मेरी, डी है। 1 फंक्शन आप याद रख लो ट्रू लव, ठीक है, कि एक का प्यार एक के साथ ही, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। 1 फंक्शन कैसे याद रखोगे, ट्रू लव, ठीक है, कि मतलब वो क्या है, अपनी चीज़ किसी और के साथ नहीं साझा करेगा, वो फंक्शन होगा आपका 1 फंक्शन, ठीक है। तो ये पहला आपका क्या है, 1 फंक्शन हो गया। अब मैं अगला क्वेश्चन करती हूँ, देखिए इसकी एक और एग्जांपल करेंगे, अब मुझे बताना। मान लीजिए 1 की इमेज ए है, अब मैंने 2 की इमेज सी कर दी, और 3 की इमेज बी कर दी, और 4 की इमेज डी कर दी। क्या मुझे बताओ ये 1 फंक्शन है? जल्दी से बताओ, ये पहले वाला तो है, दूसरे वाला क्या 1 फंक्शन है? यस है। क्यों है? देखो 1 की इमेज ए है, इकलौती है, सही है, इधर लिख लेते हैं ना कि 1 की इमेज बच्चों ए है, 2 की इमेज बच्चों सी है, 3 की इमेज बी है, और 4 की इमेज डी है। बच्चों देखो हर एक की अलग अलग और यूनिक इमेज है, तो मतलब ये भी फंक्शन हमारा 1 फंक्शन है। अब थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड में मैंने क्या किया, मान लीजिए 1 की ए भी है, और 2 की भी ए है, ठीक है, ऐसे ही 3 की बी है, और 4 की डी है। क्या ये 1 फंक्शन है? ये फंक्शन तो है, ये फंक्शन तो है, ये पहले आप ये पता किया करो कि क्या ये फंक्शन है, ठीक है। ये 1 तो फंक्शन है, पर मुझे बताओ, ये वैसे तो फंक्शन है, मुझे बताओ क्या ये 1 फंक्शन है? ये बच्चों 1 फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? 1 फंक्शन में मैंने अभी आपको बताया ट्रू लव, ठीक है, बट इसमें देखो
कि 1 जो है उसका प्यार ए तो है लेकिन 2 का भी प्यार ए है। ये ए तो धोखाधड़ी कर गया ना। ये ए क्या है, ए ने तो 1 को भी फंसाया हुआ है और 2 को भी फंसाया हुआ है। ठीक है, कि मतलब कि ये जो ए है वो 1 को भी प्यार करता है और 2 को भी प्यार करता है। ये तो बच्चों फिर यूनिक एंड डिस्ट्रिक्ट इमेज तो नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मतलब आपकी अलग अलग इमेज आनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लिख दिया बच्चों इधर, सॉरी माई मिस्टेक, इधर डिस्टिंक्ट लिखना था। ठीक है, इधर डिस्टिंक्ट लिखना था, ये आप थोड़ा चेक कर देना, चेक कर लेना। ठीक है, तो मतलब ये वाला मेरा क्या है, 1-1 फंक्शन नहीं है, लेकिन इसको हम क्या है, मैनी 1 फंक्शन बोलते हैं। इसको हम क्या है, मैनी 1 फंक्शन बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में कि जिसको तुम पसंद करते हो उसको कोई और भी पसंद करता है। ठीक है, कि किसके, मैनी क्रश, कि मान लीजिए मैंने ए को पसंद कर रही हूँ, ठीक है, और कोई और भी लड़की है जो क्या है, ए को पसंद करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैनी 1 फंक्शन। ये आपका 1-1 फंक्शन नहीं है। 1-1 फंक्शन क्या है, ट्रू लव, कि एक की पसंद एक ही होगा। ठीक है, जिसके बहुत सारे क्रश हैं वो मैनी 1 फंक्शन में आ जाएगा। ओके, ये सिंपल सी, ठीक है, 1-1 फंक्शन था। अब बढ़ते हैं हम ऑन टू फंक्शन की ओर। ठीक है बच्चों, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर ज़रूर कर देना। आगे ऑन टू फंक्शन में देखते हैं। ऑन टू फंक्शन किस फंक्शन को बोलेंगे, जब एवरी एलिमेंट इन को डोमेन हैव सम प्री इमेज इन डोमेन। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको को डोमेन और डोमेन समझाया था। ठीक है, अब इसमें जो आपका डोमेन होता है बच्चों वो ए है, और जो को डोमेन होता है वो आपका बी है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि आपके जितने भी बी सेट के एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ ना कुछ प्री इमेज होगी इस ए सेट में। ये पता चल गया अब आपका, कि इसके थोड़ा उल्टा कर दो ऑन टू फंक्शन में। कैसे, 2 एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगी। देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, सेम ही पहले मान लीजिए, अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये 1-1 फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है। क्यों, क्योंकि मैंने देखा कि ये जो ए है इसकी एक प्री इमेज है इस डोमेन वाले में जो कि 1 है, इसकी भी कुछ ना कुछ प्री इमेज है, इसकी भी कुछ ना कुछ प्री इमेज है, और इसकी भी कुछ ना कुछ प्री इमेज है, मतलब सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई है। ठीक है, और ये मेरा ऑन टू फंक्शन बनता है। अगला देखो ध्यान से, अगला देखना, मैंने 1 का ए के साथ, बी का 2 बी के साथ, और मैंने 3 भी सी के साथ कर दिया, 4 भी डी के साथ। अब देखो, अब कई बच्चे क्या करेंगे, ये फंक्शन भी है, ठीक है, और बच्चों मुझे बताओ पहले कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन में क्या था कि आपके जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए ए में, लेकिन इधर डी अकेला बच गया है, डी की कोई ना कोई इमेज नहीं है। वैसे तो ये फंक्शन है लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें डी बच रहा है। डी क्या है, बच रहा है, ये मैनी 1 है, ये वाला फंक्शन मैनी 1 है। ठीक है, ये वाला फंक्शन क्या है, मैनी 1 फंक्शन है, बट ये क्या है बच्चों, ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसको हम मैनी 1 क्या है, 1-1 फंक्शन के कंपैरिजन बोलेंगे, लेकिन ऑन टू फंक्शन में हम इसको बच्चों इनटू फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, कि ये भी हमारा ऑन टू फंक्शन है, और ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये हमारा इनटू फंक्शन है। कि ऑन टू फंक्शन के कंपैरेटिव हम इसको इनटू फंक्शन बोलेंगे, वैसे ये हमारा मैनी 1 फंक्शन भी है। आई बात समझ में, कि ऑन टू में आपने ये बात याद रखनी है कि सेट बी के एलिमेंट का रिलेशन आपका ए के साथ होना चाहिए, बस ये चीज़ आपकी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ एक और चीज़ रहेगी बच्चों हमारी, सॉरी एक और चीज़ रहेगी कि जो हमारा 1-1 फंक्शन है उसको बच्चों हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर सुई लगाता है, वो एक सुई एक ही बंदे को लगाता है। ठीक है, वो होता है हमारा 1-1 फंक्शन, कि एक सुई एक ही बंदे को क्या है बच्चों लगती है। इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं इसको, और ऑन टू को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, आपका जो 1-1 फंक्शन है वो इंजेक्टिव फंक्शन है, और ये आपका सर्जेक्टिव फंक्शन है। और बच्चों जब आपका इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, जब ये दोनों ही
कॉम्बिनेशन हो जाए तो नया जो फंक्शन बनता है वो होता है बाइजेक्टिव। मतलब कि जिसमें वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों हो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और बाइजेक्टिव जितने भी आपके बाइजेक्टिव फंक्शन है बच्चों वो सारे के सारे इन्वर्टिबल है। बट इन्वर्टिबल क्या है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे। लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन में हमारे क्या है बच्चों, इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। ये आपका सिलेबस था, देख लेना, आपका 12th क्लास का सिलेबस है जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन के क्या क्या टॉपिक है, टाइप ऑफ रिलेशन है, जिसमें ने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये अच्छे से पढ़ा, और इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा, 1 to 1 फंक्शन पढ़ा और ऑन टू फंक्शन पढ़ा। ठीक है बच्चों, यही आपका क्या सिलेबस था। ठीक है, और जो आपका सिलेबस है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शंस जो आपकी CBSE NCERT बुक्स में है वो हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उसमें से पेपर आता नहीं है तो हम क्या है उसके बारे में डिस्कस क्या है बच्चों नहीं करेंगे। तो बाकी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है वो बच्चों प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जब हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 लेकर आएंगे उसमें हम क्या है आपके सारे के सारे डाउट सेशन ही क्या है बच्चों कवर करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ।